गुड इवनिंग एवरीवन। सिंस ये हमारी इंडिविजुअल क्लासेस हैं, इसमें हम कुछ बहुत कम लोगों को 5-7 लोगों को लेके हम बैचेस करते हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा, सिंस आप लोगों ने इसके लिए पेमेंट किया है, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप अपनी वीडियो को ऑन रखें, मुझसे बात करेंगे ड्यूरिंग द क्लासेस, तो आप इसका ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। आई एम रिपीटिंग, ड्यूरिंग द क्लासेस अगर आप मुझसे बात करेंगे, अगर अपनी वीडियो को ऑन रखेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे डिस्कशन करेंगे, तो आप इन क्लासेस का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। बिकॉज अगर वैसे ही क्लास करनी है जैसे नॉर्मल होते हैं, वहां पे भी मैं वही चीजें बताता हूँ, बस यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे आपसे मैं डिस्कशन कर पाऊंगा, आपको चीजों को समझा पाऊंगा, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक तरह से जो गैप है उसको हम मैच कर पाएंगे। दिस इज द संध्या जी को मैं काफी समय से जानता हूँ। संध्या जी, आप कितने समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं? थोड़ा सा हम इंडिविजुअल डिस्कशन लेंगे, डिस्कशन के बाद देन वी विल आफ्टर द इंट्रोडक्शन वी विल स्टार्ट द सेशन। तो संध्या जी अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आप क्या करती हैं, कब से स्टॉक मार्केट में हैं, थोड़ा सा। सर हाँ सर, मैं हाउस वाइफ हूँ और मतलब मैंने तो ABCD और बहुत खुशी है कि आपसे ही सीखा है और तब स्टार्ट किया है। और ट्रेडिंग अभी जो मुझे लग रहा है 1-2 मंथ से ज्यादा किया है। और वैसे शेयर्स वगैरह जितने भी जो भी ढूंढा है, सब कुछ आपकी गाइडेंस से ही किया है और बहुत कुछ सीखा है, मतलब बहुत कुछ सीखा है। लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हमने चीजें जो सीखी हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी नमस्कार, बिल्कुल सब कुछ चेक करके तभी हम लोग करते हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर, आप म्यूट पर हैं। पांडे जी आप म्यूट पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप बाकी लोगों को आप अपना दे पाए। मैं तो जानता हूँ आपको अच्छी तरह। हाँ, मेरा नाम सुनील पांडे हुआ और हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और अभी यहाँ हम गुवाहाटी में रह रहे हैं और रहने वाले ओरिजिनली बिहार से हैं। ओके, कितने साल से सर आप इसमें स्टॉक मार्केट में हैं? पहले से हैं या अभी से शुरू किया है? थोड़ा सा कुछ। सर स्टॉक मार्केट में जो है हम दिसंबर ज्वाइन किए हैं। इसके पहले हमारा इसी दिसंबर में आपका एक ग्रुप बना, उस ग्रुप के थ्रू ही जो है थोड़ा स्टॉक मार्केट का कुछ आइडिया हुआ और उसके कारण जो है हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किए। इसके पहले जो है हम अगस्त 2018 में केवल और केवल 35,000 रुपीज जो है म्यूचुअल फंड में जो है एक लगाए थे और वो वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब जो दिसंबर से आपकी जर्नी है अभी तक, कैसा लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है कि हाँ ये और नहीं, नॉलेज होने के साथ साथ थोड़ा करते करते जो है बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है ना। बस देखिए सर, मैं तो लोगों से सिंपल ये कहता हूँ कि आप एफडी में पैसा रखेंगे, 1 साल में 6% मिलेगा। अगर आपको यहाँ 8 भी मिल रहा है तो बेटर है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे 30% टैक्स लगेगा, यहाँ पे 10% टैक्स लगेगा आपको। बिल्कुल, ये बेटर है कि नहीं? मैं तो इतना ही कहता। हाँ 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 हाँ। लेकिन क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आते ही हमें चाहिए लगता है 20%, 25%, 50%, उसमें टाइम लगेगा, वो भी मिलेगा, टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा। और बड़ी खुशी है आप नरेंद्र दास जी, नरेंद्र दास जी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। समर्सन सर, समर्सन सर, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। हाउ आर यू? बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक एक टाइम था जब हम लोग एक टेबल पे बैठ के एमिटी के करिकुलम बनाते थे, इफ यू रिमेम्बर। आपको याद है वो दिन जब एमिटी साकेत में बैठ के वी वर यूज्ड टू मेक द करिकुलम फॉर क्लास 11 फाइनल करिकुलम? डू यू रिमेम्बर दोस डेज? नहीं याद आ रहा आपको? आई थिंक शायद आप सुन नहीं पा रहे मुझे। नरेंद्र दास जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, नमस्कार सर। नमस्कार। आप कितने साल से स्टॉक मार्केट में हैं सर? सर हम तो करेंगे कभी। अच्छा, कभी नहीं किया? पास्ट में कभी नहीं किया, अभी शुरू किया है? आप तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा इससे पहले का? नहीं वैसे तो हाँ, मैं पता था कि भाई शेयर मार्केट में ऐसे होता है, लेकिन हमने कभी करी नहीं है। अच्छा ठीक है। देखिए मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा, जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती है और जो ये क्लासेस है,
बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इस बात का है कि इंडिविजुअली आप जो चाहेंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो चाहेंगे। और ये जो 8-10 क्लासेस का जो सेशन होगा, इसमें हम डिस्कशन के थ्रू बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको हमें समझना है, जानना है, आप इसको समझेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस 10 क्लासेस के बाद मैं अपनी तरफ से जो मैंने सीखा है, हो सकता है मेरी नॉलेज कम है तो मैं कम सिखा पाऊंगा, जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपको पूरी की पूरी देने की कोशिश करूंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में ना सबसे पहले तो एक माइंडसेट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, कि स्टॉक मार्केट एक कोई स्पेकुलेशन का जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। जैसे आपको फर्स्ट डे डिसाइड करना है कि मैं किस चीज का बिजनेस कर सकता हूं। मैं अगर एक शॉप खोलूं तो मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दूं, एक कोचिंग सेंटर खोल दूं, एक क्या बोलते हैं दर्जी की शॉप खोल दूं, किस चीज की शॉप खोलूं जो मेरे लिए सुटेबल हो। प्लीज रिमेंबर, जो मेरे लिए शॉप, क्या दर्जी की शॉप अच्छी नहीं होती? होती है, अगर वो बहुत अच्छा कर जाए। क्या डिपार्टमेंटल स्टोर अच्छा नहीं होता? वो भी अच्छा होता है। तो लेकिन मैं वो खोलूं, मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो सेम वे स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। इस बिजनेस में मुझे एक शॉप खोलना है, उस शॉप के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स रखने हैं। ध्यान के, एक शॉप खोलना है, उस शॉप के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स रखने हैं और उस प्रोडक्ट्स के कस्टमर आएंगे तब मुझे बेच देना। मेरे प्रोडक्ट क्या है? मेरे प्रोडक्ट शेयर्स। गायब हो गया वो। मेरे प्रोडक्ट्स क्या है? मेरे प्रोडक्ट्स है शेयर्स। मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं मार्केट जाऊंगा, प्रोडक्ट खरीद के लाऊंगा। आई विल बाय सम प्रोडक्ट, कीप इट इन माय शॉप एंड देयर विल बी कस्टमर हु विल कम, आएंगे और मेरे प्रोडक्ट को खरीद के ले जाएंगे। अब यहाँ पे सोचना है कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको मैं अपनी दुकान पे रखूंगा, जिसके कस्टमर्स जो है मुझे आसानी से मिल जाएंगे। अगर मैं वो प्रोडक्ट 10 रुपए का खरीद के ला रहा हूं तो 12 रुपए में मैं उसको बेच पाऊंगा। बस इतना ही लॉजिक है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। एक सब्जी वाला जब सुबह मंडी जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जी वाला डायरी पड़ी है वो दे दो। तो मंडी जाते समय वो इस बात को ध्यान रखता है कि आज जो है आलू लेके जाऊंगा, आलू इज वेरी कॉस्टली, तो मैं क्या करता हूँ आज जो है अपने ठेले पे टमाटर लेके जाता हूँ, दिन भर टमाटर बेचूंगा। तो वो डिसाइड करता है कि मैं किस चीज का कौन सा प्रोडक्ट आज मंडी से खरीदूं, उसको दिन भर बेचूं। सेम वे आपको करना। आपको शेयर मार्केट, बहुत सारे शेयर, कौन से अच्छे हैं कौन से खराब हैं क्या है वो सब डिसाइड करने के बाद, लेकिन खरीदते समय वो खरीदना है जिसको आप ज्यादा पे बेच पाए। अब ज्यादा पे कैसे बेच पाएंगे? ज्यादा पे किसी भी चीज को आप एक हायर प्राइस पे तब बेच पाते हैं जब उसकी मार्केट में डिमांड हो। डिमांड किसकी होगी? डिमांड किसकी होगी? जो अच्छा होगा, जो यूजेबल होगा, जो क्वालिटेटिव होगा, उसी की डिमांड होगी। तो एक शेयर की क्वालिटीज हम कैसे कैसे देखते हैं, आज का हमारा सेशन इसी पे है। एक अच्छे शेयर की क्या क्वालिटीज होती है, कैसे देखेंगे? मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास समझ लीजिए आपकी लर्निंग के 50% होगी, बिकॉज और ये डिसाइड कर लेंगे, आज प्लेज ले लेंगे कि मैं शेयर नहीं खरीदूंगा, लेकिन जो चीज आज हम पढ़ रहे हैं इसके बियॉन्ड नहीं खरीदूंगा। आपको शेयर मार्केट में अप्रोक्स 6,500 6,600 शेयर्स लिस्टेड हैं एनएससी बीएससी मिलाकर। मैं 6,000 शेयर को देखना ही नहीं है, आपको अपने लिए 50 60 100 शेयर सेलेक्ट कर लेना है। अब उसी में कब सबको सेलेक्ट करने का मतलब नहीं कि सबको बाय कर लेना है। ये 100 शेयर है, इन्हीं को मुझे बाय करना, जब बाय करना है जब सेल करना है, इन्हीं 100 में मुझे करना। तो वो शेयर कैसे सेलेक्ट करने हैं, अपना पूल कैसे बनाना है, किस शेयर को अच्छा जाए, सिंपल तरीका, पहला तरीका लिखेंगे नोटबुक में, वो शेयर जिसकी सेल्स में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट थिंग, ऐसा शेयर जिसके सेल्स में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। अभिनव जी, गुड इवनिंग। अभिनव जी, इफ यू कैन गिव योर स्मॉल इंट्रोडक्शन, और वीडियो ऑन करके बैठेंगे, इट विल बी गुड फॉर यू। मैं आप लोगों के फेस एक्सप्रेशन देख पाऊंगा और मैं समझ पाऊंगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं उसको समझा पाऊंगा। एक छोटा सा Yes, good evening, Anubhav this side. Actually, I joined 5 minutes late, so no problem, no problem. I was driving, I come to home. So I'm a chartered accountant by profession. अब पिछड़ा कोई बैकग्राउंड है सर शेयर मार्केट का? Yeah, I'm doing that, but
I want the expertise because I want to make a career in this also, because being a Very chartered good, accountant, very I do good. not have any Being a experience chartered in- accountant and you are so down to earth that you are ready to learn. That is very important. Sometimes it happens कि नहीं जी मैं तो ये हूँ और मुझे सब कुछ आता है. That is very dangerous. That is very dangerous. मेरा actually future option F&O plus expert opinion, if मतलब एक expertise वाली knowledge चाहिए जिसके लिए मैं actually I'm चलिए सर कोशिश joining करूंगा this. मैं जो भी आपकी हेल्प कर सकता हूं मैं कोशिश करूंगा. उसके बाद सेमल्सन सर गुड इवनिंग. आई होप शायद उस समय आप सुन नहीं पा रहे थे. Yeah, good evening, sir. हाउ आर यू? I am fine, sir. आप कैसे हो? आपको वो एमटी के डेज याद है जब हम साकेत में एक साथ बैठते थे? Yes, आपको शायद भूल गए होंगे शायद, लेकिन मुझे आप अच्छी तरह याद है. Yes. याद है? नहीं सर, बुरा नहीं है. अच्छा बुरा नहीं. I joined from my mobile. I was just coming to home only. Oh, okay. Now just I opened my laptop. Even now I log in with my friend's ID only. I have not changed the name appearing in that way. Okay, no problem. Okay. Yes, So- I am Samson Gesi, working as a teacher in Amity School, Noida, commerce teacher only. But still now I have not invested in stock market. Earlier I purchased some mutual funds linked with insurance only, but that given me a good return. Now also there, but I want to enter into stock market. Till now I have not purchased even a single share or anything. Even I have to start from opening the Demat account. Okay, you will be opening very soon and you will be investing a lot of money, that I can promise you. Yeah, okay, sir. Salu Midha ma'am, good evening. If you can give a small introduction. Salu Midha ma'am. Bindu ma'am. Good evening, sir. Good evening ma'am. Good evening. Good evening, sir. My name is Salu Mehta and I'm working as PGT accountancy at KCM Public School, Bansari, as a accounts teacher. But I don't know anything about share market, but I want to invest in it. And after listening to you in a seminar, which was very fruitful for all the students as well as for the teachers. So I made up my mind to invest in it. And even like the sir said, I also don't have any Demat account. Don't worry, your Demat account will be open tomorrow itself. Don't worry. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Now we have Bindu ma'am. Bindu ma'am, good evening. Good evening, sir. I got introduced. Good evening, all. I got introduced to share market through sir. I've opened a Demat account and I've started investing small amount. And sir has been so encouraging and motivating. But the problem is I keep missing classes due to so many other problems at home. So that's why I don't want to miss. I thought, okay, let me join again. And as and when I can always join and get, motivated. I can also motivate others. Thank you very much. Thank you very much for joining. Thank you so much. I promise we are going to learn a lot with each other. One person is there with the Akash iPhone. If I can know who is this, Akash iPhone, if I can have a small introduction. Okay, and Mansi Garg, Subham Jain, small introduction, please. Okay, I think. Yes, Good sir, evening, can you hear me? Yes. Yes, sir. My name is Mansi Garg. I am a PGT Commerce in GD Goenka School, Model Town. And I have joined your classes before, sir, and I found those classes interesting. That's why I thought that I'll just enroll in this program, because I want to very focusedly start investing and get some return out of it. So that's why I've only some return. A lot of return, rather. Okay, generally whenever person comes into stock market, they want a lot of return. They do not want some return. If you want some return, that means you can get a lot of return. But people start from a lot of return. That is the problem. Thank you very much, ma'am. Okay. Right, sir. We'll go steady, slow and steady. Okay. Now, so what I was saying, how to select share. First thing in your mind, please write it down in your notebook. My humble request, do not miss any class and try to write everything in your notebook. Because what will happen, we will discuss 1 hour, 1.5 hours. Like after that, if you revise same topic, same pages, you will turn, you will get a lot of. Now, first thing, whenever you are buying share, जब भी आपको share खरीदना है ना, try to buy a share in which
सेल्स यू कंट्रीब्यूट, ऐसा देखो कि वो कौन सी चीज है जिसको आप अपने घर में यूज करते हो, आपका ब्रदर यूज करते हैं, फादर यूज करते हैं, ममा यूज करती है, वाइफ यूज करती है, पड़ोसी यूज करता है, जो आपके जो रिलेटिव्स हैं कहीं ना कहीं दे आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट। अगर इंसान अपने आप को इसमें लिमिट कर ले, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं which I did in last 20 years. The people who are working with me, there are many people with whom I have worked for 5, 10 years. Mr. Samelson is there, Narendra Das is there. I have worked with them in the organization. और मैं आपको बता रहा हूँ 18 years सर्विस करने के बाद in my life I retired as financially independent person. अब मैं कोई जॉब नहीं करता, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। नो डाउट मैं काम करता हूँ, मुझे बहुत पैसे आते हैं, अब भी आते हैं, आप लोग भी दे रहे हैं, बट मुझे पैसे कमाने के लिए अब काम नहीं करना पड़ता। आई एम रिपीटिंग, मुझे पैसे कमाने के लिए अब काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, पैसे आ रहे हैं, किसी को पैसे कमाने लगते। तो सेम थिंग, आपको शेयर सेलेक्ट करते समय पहला कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ। पहला स्टॉप लॉस क्या है? ऐसा कोई शेयर जिसमें मैं यूज जिसको नहीं करता, जिसके प्रोडक्ट के या सर्विसेज को, उस शेयर को मैं नहीं खरीदूं। सिंपल सा एक, जैसे देखो, क्या मैं आईटीसी है, सिगरेट होता है, आटा होता है, बिस्किट होता है, यूज करते हैं, मैं करता हूं, मेरा भाई करता है, कोई भी, मतलब मैं का मतलब अगर मेरे जानकार लोग भी करते हैं तो ठीक है, मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सिगरेट पीते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो मैं आई विल बाय द शेयर ऑफ आईटीसी। लेकिन XYZ केमिकल लिमिटेड, आई डू नॉट वांट टू नेम एनी शेयर, अब वो केमिकल बनाती है, क्या बनाती है, कौन यूज करता है, नहीं पता, तो आई विल नॉट इवन थिंक ऑफ दैट शेयर। थिंक ऑफ, मैं उसको सोचूंगा भी नहीं। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया ये शेयर है। देखो HUL है, मैं यूज करता हूं, मेरे घर में यूज होता है, डाबर है, बाटा है, मतलब नेस्ले है, सिप्ला है, मारुति है, MRF है, सीएट है, एक्साइड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन सी कंपनियां हैं। TCS है, हो सकता है मैं TCS का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैं पासपोर्ट बनवाने गया था तो मैंने TCS की सर्विसेज को यूज किया, तो आई नो TCS, मैं उसकी बिजनेस को समझ पाता हूं, मैं उसके सर्विसेज को मैंने यूज किया, मैंने उसके प्रोडक्ट को यूज किया, और मैं देख रहा हूं कि मेरे दादाजी डाबर च्यवनप्राश खाते थे, मेरे पापा डाबर च्यवनप्राश खाते थे, मैं डाबर च्यवनप्राश खाता हूं, मैं अपने बेटे को भी डाबर च्यवनप्राश खिलाता हूं। दैट मींस ये डाबर नाम की कंपनी है जो चलती आ रही है और चलती रहेगी। दैट इतनी बात समझ में अगर आती है तो मैं डाबर के शेयर को खरीदने के बारे में सोचूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि बाय करूंगा, बाय करने का तो पैरामीटर्स है, किस लेवल पे जाके बाय करूंगा, दैट इज अदर थिंग, लेकिन मैं उसको सोचूंगा। मैं कोई भी शेयर बाय करने से पहले मेरा मेरा एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर कोई शेयर गया तो उसको मैं बाय नहीं करूंगा। व्हाट इज दैट सर्कल? द सर्विस और द गुड must be used by me, my family members, my relatives, my neighbors. मैं सोसाइटी में देखता हूँ 50 गाड़ियां खड़ी हैं मारुति की, तो मैं सोच सकता हूँ हाँ जी मारुति खरीदा जा सकता है, मारुति कैन बी इन माई पूल। लेकिन एक XYZ कोई कंपनी है, किसी ने बता दिया कि वो बैटरी बनाने वाली है, वो बैटरी बनाएगी, वो EV में आएगी, पता नहीं क्या क्या होगा, आई डोंट नो, आई डू नॉट वांट टू गो इनटू व्हाट विल हैपन, आई वांट टू व्हाट इज हैपनिंग, आई वांट टू अर्न मनी फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग टुडे। जो आज हो रहा है मैं उससे पैसा कमाना चाहता हूं, जो होगा मेरे को उसके बारे में नहीं पता। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू दैट। क्या होगा, लोग कहते हैं ऐसा हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, मल्टी बैगर हो जाएगा। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू दैट। आई नो देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच आर ग्रोइंग विद द रेट ऑफ 20-25% एवरी ईयर एंड आई वांट टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट। दैट इज मोर देन एनफ, दैट इज मोर देन। तो पहला चीज, नाउ यू हैव टू नेम at least 3 companies which you think you are using the goods or services of that company, starting from Mr. Narendra Das. Any 3 company goods or services you are using. I'm not saying you will be buying the share again. आप देखिए ये कौन सी कंपनी जिसके घर में मैं अपने प्रोडक्ट यूज करता हूँ, जल्दी से हरिए फास्ट। नरेंद्र दास जी अनम्यूट करके ITC आपने बता दिया है, ठीक है, वेरी गुड। सोप आपने कंपनी बता दिया है, लक्स कंपनी का क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं? सोप टाइप का होगा कुछ। नहीं, लक्स यही देखिए, यही तो मुझे पकड़ना था। लक्स नाम की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो लक्स साबुन बनाती है। ओके, वो HUL कंपनी है
कंपनी इज HUL, उसका एक ब्रांड है लक्स। तो अगर आपको लक्स तो लगता है कि मैं घर में लक्स यूज करता हूं, तो आपको खरीदना क्या है? HUL। अब लक्स मैं यूज करता हूं, इसलिए मैं लक्स इंडस्ट्री नहीं खरीदूंगा, क्योंकि लक्स इंडस्ट्री तो अंडरगारमेंट बनाती है। नॉट सेइंग कि लक्स इंडस्ट्री आपको नहीं खरीदना है, वो हम बाद में जाएंगे, लेकिन ये हमें नॉलेज करके तभी हमें शेयर खरीदना। अब एक मेरे फ्रेंड है, उनसे मेरी कल बातचीत हो रही थी, मैंने उनको लिख के भेजा, जो हमारे वो PMS मेंबर है, कि ये नाम इंडिया खरीद लो। तो उन्होंने कहा ये नाम इंडिया क्या होता है? सर मैं तो नहीं खरीदा, बिकॉज आपने कहा था जिस कंपनी को जानो नहीं उसको खरीदो नहीं। मैंने कहा वो निप्पॉन। अच्छा निप्पॉन, अगर ये पता होता ना तो मैं इसको जरूर खरीद लेता। निप्पॉन तो मैं जानता हूं। मैंने कहा अच्छा क्या करते हैं? कहते वो सेल आता है ना बैटरी। नो, दैट इज नॉट निप्पॉन। नाम इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, इट इज अ म्यूचुअल फंड कंपनी। निप्पॉन नाम है उसका, पेरेंट फ्रॉम जापान। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग पक्का होनी चाहिए कंपनी की कि ये कंपनी कौन है, क्या बनाती है। अगर ये नॉलेज नहीं है, कोई कहते हैं ये 10 गुना हो जाएगी, प्लीज डू नॉट गो इनटू दैट, डू नॉट गो इनटू दैट। Samuel son, any 2-3 companies which you can name of which you are using the goods or services? Yeah, Britannia. Britannia, excellent company, very good. Yeah, then daily use में तो डेली यूज में आप साल में एक बार भी यूज करते हैं, आपने 10 साल में हो सकता है। you can name in that case Asian Paints. Asian Paint, excellent, excellent. Sandhya ma'am, any 2 companies? सर मैंने भी ब्रिटानिया लिख के रखा हुआ था, और मारुति और हिंदुस्तान यूनिवर्सल। वेरी गुड। पांडे जी, पांडे जी, if you can hear me. Nestle and Dabur sir. Nestle and Dabur. Bindu ji. Nestle, Hero Honda. Salu ma'am, any 2 companies? Sir, ITC. Very good. Parle ji, very good. चलिए ठीक है। Now, आज मैं आपको एक वेबसाइट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका नाम है स्क्रीनर। बहुत से लोग मुझसे बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, तो वो आप लोग जानते होंगे। screener.in, आप इस वेबसाइट को खोल लेंगे, अपना लॉगिन विद गूगल कर लेंगे। जब लॉगिन विद गूगल करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जब आप खोलेंगे screener.in। वहां पे आएगा लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन विद गूगल। जो भी आपका गूगल अकाउंट उस समय खुला होगा उससे वो लॉगिन हो जाएगा और आपका वो गूगल अकाउंट के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। ये एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है कोई भी, जैसे किसी ने बताया नेस्ले, मैं नेस्ले लेता हूँ। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहली चीज किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करते समय पहली चीज आपको देखना है मार्केट कैप। प्लीज राइट दिस टर्म, मार्केट कैप। What is the market cap? मैं कॉमर्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा, वी हैव CA इन द क्लास, मैं कोई वो नहीं, मैं लेमैन की लैंग्वेज में बताऊंगा। मार्केट कैप का सिंपल सा मतलब है, आज मुझे लगता है नेस्ले मुझे पूरा खरीद लेना है। आई वॉन्ट टू बाय नेस्ले, की नेस्ले कंपनी का मालिक मैं बन जाऊं, अब कोई और इसमें कोई नहीं। हाउ मच मनी आई हैव टू पे टुडे टू बिकम द सोल ओनर ऑफ दिस कंपनी, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट कैप। आज ये कंपनी कितने में मार्केट में अवेलेबल है? सिंपल सी बात, आज ये कंपनी 1,91,336 करोड़ में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे 1,91,336 करोड़ में दिस कंपनी इज अवेलेबल इन द मार्केट। मैं अगर इतने पैसे मेरे पास हैं, इसको मैं लेके सारे शेयर खरीद सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड अ मार्केट। अब वो बात अलग है, कोई बेचे ना बेचे वो अलग बात है, लेकिन ये कंपनी इतने की मार्केट में अवेलेबल है। नाउ निकालते कैसे हैं? टेक्निकली मैं आपको बताता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। कितने इस कंपनी के शेयर्स है मार्केट में टोटल मिला के, सबके पास मिला के, और एक शेयर का प्राइस कितना है आज के टाइम पे? 19,850। 19,850 इसका शेयर का एक प्राइस है। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स को, जितना एक शेयर का प्राइस है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मार्केट कैप आएगा। हो सकता है आपको ये टर्म ना समझ में आए, तो मैं आपको सिंपल लेमैन के लेवल बता रहा हूं कि एक शेयर जितने में मिलता है, मैं सारे शेयर अगर खरीदना चाहूं तो मुझे कितने पैसे देंगे पड़ेंगे, उसे कहते हैं मार्केट कैप। प्लीज राइट इट डाउन। व्हेनेवर यू आर बाइंग अ शेयर, डू नॉट
buy a company which have market share less than 5,000 crores. Please write this term. I never buy a share which have market cap less than 5,000 crores. Now, अब ये क्वेश्चन आता है why? क्यों नहीं हम 500 करोड़ की, 200 करोड़ की, 400 करोड़ की, 1000 करोड़ की कंपनी खरीदें? सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, 1000 करोड़ की कंपनी, ध्यान से समझिए, 1000 करोड़ की कंपनी में से जनरली 50%, 60%, 70% शेयर होते हैं प्रमोटर्स के पास जनरली। अब बचे हुए जो 20%, 25% शेयर होंगे, उसमें से भी कुछ FIIs के पास होंगे, कुछ बड़े लोग लेके रखे रहेंगे, वो कभी बेचते ही नहीं है। मार्केट में शेयर 10%, 12%, 15% ये शेयर होते हैं मार्केट में किसी भी कंपनी के जनरली। अब अगर 20% शेयर सपोज मार्केट में है, 1000 करोड़ की कंपनी के 20% शेयर इन द मार्केट, दैट मींस तो केवल 200 करोड़ के शेयर मार्केट में। कोई भी जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो 25-50 करोड़ रुपए लगा के उसके शेयर प्राइस को ऊपर नीचे करते रहते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस, कि जब उनको बेच के निकलना हो तो ऊपर कर देते हैं और जब उनको खरीदना हो तो वो नीचे कर देते हैं, बिकॉज इतना पैसा वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 5,000 करोड़ की कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी, 20,000 करोड़ की कंपनी कर रहे हैं, तो जल्दी आसानी से ऑपरेटर्स उसको उसमें इंटरवीन नहीं कर पाते हैं। वो उसके मार्केट प्राइस को, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा नहीं कर पाते हैं, करते हैं नो डाउट, लेकिन जल्दी से नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते। चांसेस ऑफ ऑपरेटर्स एंट्री इन बिग कंपनी इज लेस एज कंपेयर टू चांसेस ऑफ ऑपरेटर्स एंट्री इन स्मॉल कंपनी। दिस इज, होता तो हर जगह है लेकिन चांसेस कम होती हैं, तो उससे रिटेलर्स को परेशान नहीं कर सकते, रिटेलर्स को वो नहीं किया जाता। तो प्लीज डू नॉट गो इनटू स्मॉलर कंपनी। आई एम नॉट सेइंग कि डू नॉट गो इनटू स्मॉल कैप। 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप ही होती है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी तो 1 लाख करोड़ के ऊपर वाली होंगी सारी। तो बट डू नॉट गो टू द कंपनी जिसका 20 करोड़ का मार्केट कैप है, 50 करोड़ का मार्केट कैप है, 500 करोड़ का मार्केट कैप है। डू नॉट गो इनटू एटलीस्ट 5,000 करोड़ की जो कंपनी है, उसके बियॉन्ड आप उसके नीचे मत जाइए, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेज फॉर 2, 3, 4, 5 इयर्स, जब तक कि आप एकदम कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि नहीं जी अब मैं कंपनी को पहचानने लगा हूं, अब मैं फाइनेंशियल्स को रीड करने लगा हूं, अब मुझे टेक्निकल समझ में आने लगे हैं, तो आफ्टर दैट ठीक है। इनिशियल स्टेज में do not go into a company which is having a market cap of less than 5,000 crores. Any doubt to anyone? किसी को कोई डाउट है प्लीज मुझे बताएं। देखिए, फायदा तभी है जब इसमें आप इंटरेक्टिव होकर पूछ पाए, बिकॉज अदरवाइज तो वहां पे भी होता है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल क्लास ले रहे हैं, आपने इसके लिए मुझे पेमेंट किया है सबने, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसमें अपने क्वेश्चंस को पूछ पाए। एनी डाउट, या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? प्लीज रिप्लाई। जी सर। या नेक्स्ट चीज जब आपको कंपनी को खरीदना है, मैंने आपको बताया आज का हमारा जो सेशन है पूरा कि अच्छी कंपनी क्या है। पहला डिसीजन, उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को वी आर यूजिंग, वी नो द कंपनी, पहला चीज मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया मार्केट कैप। नाउ थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज ROCE। प्लीज राइट दिस टर्म, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ ये होता क्या है, पहले इसको आप समझिएगा, जानिएगा, देन वी विल गो इनटू डिटेल। आफ्टर द फंडामेंटल्स वी विल सी द टेक्निकल्स आल्सो, और उस टेक्निकल्स में हम बहुत चीज इसको समझेंगे। लेकिन आज आप इस ROC को समझिए। ROC का मतलब क्या है? सपोज नरेंद्र दास जी को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, वो चाहते हैं मैं मंडी से आलू खरीद के लाऊंगा, एक शॉप पे बेचूंगा। उन्होंने क्या किया, संध्या जी को और सुनील पांडे जी को अपना पार्टनर बना लिया, और इन लोगों ने 50,000 रुपए लगा के बिजनेस शुरू करना। जब ये मंडी गए तो इन्होंने देखा कि 50,000 से तो कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ और चाहिए। तो इन्होंने मार्केट में बैंक से या किसी पर्सन से कुछ लोन ले लिया। 50,000 तो तीनों ने मिलकर अपना लगाया, और बाकी कुछ लोन ले लिया। नाउ जो अपना पैसा लगाया उसे कहते हैं इक्विटी। प्लीज रिमेंबर, जो अपना पैसा लगाया इन लोगों ने उसे कहते हैं इक्विटी, और जो मार्केट से लोन लिया उसे कहते हैं डेट। अपना पैसा लगाया दैट इज इक्विटी, जितने भी लोग हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, पार्टनर हैं, जो भी कहते हैं, मतलब ओनर्स जो अपना पैसा लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। और अगर किसी बैंक से या इंस्टीट्यूशन से या पर्सन से कहीं से लोन ले लिया तो उसे कहते हैं डेट। इक्विटी और डेट दोनों को मिला देते हैं तो उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड।
दोनों को कंबाइन कर दिया तो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सपोज नरेंद्र दास जी ने, संध्या जी ने, पांडे जी ने सबने 50,000 लगाए थे और मार्केट से इन्होंने 20,000 या 30,000 कुछ भी और लोन ले लिया, टोटल 80,000 रुपीज से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एक साल में उस 80,000 पे जितना कमाया, 80,000 एक साल के बाद सपोज वो 90 हो गया या 88 हो गया या 96 हो गया, तो जो 16,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमाया है, दैट इज द अर्निंग ऑन 80,000। 80,000 लगाया था, उस पे 16,000 कमाया है, तो 16,000 मीन्स 20% की इनकी ROCE है। 80,000 क्या था, जो 50,000 अपना लगाया था लोगों ने मिलके, ओनर्स ने, और 30,000 मार्केट से, तो जो डेट लगाया और जो इक्विटी लगाया दोनों को मिला दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल वो पैसा था जो ओनर ने अपना लगाया, बाकी लोन लिया, लोन को भी ऐड कर दिया, तो जो अपना पैसा लगाया उसको हम कैपिटल भी कहते हैं या उसको हम इक्विटी कहते हैं, और डेट जो लोन लिया दोनों का आपस में ऐड कर दिया तो बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड, पैसा लगाया। ठीक है, उसके ऊपर जो हमारी अर्निंग है उसे कहते हैं ROCE। अब देखिए यहाँ पे एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये बात हमें समझ में आ जाए, सोचिए एक कंपनी है जिसकी ROCE 10 है, मतलब वो साल भर में 10% कमाती है। जब वो 10% कंपनी कमाती है, उस कंपनी में पैसा लगा के आप 20% कैसे कमा लेंगे या 25% कैसे कमा लेंगे? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन लोग लगाते हैं पैसा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अगर कंपनी, सपोज नरेंद्र जी एक बिजनेस कर रहे हैं, मैं कहता हूं मैं इनके बिजनेस में मैं भी आ जाऊंगा, या संध्या मैम एक बिजनेस कर रही है, मैं कहता हूं मैं इनके बिजनेस में मैं भी आ जाऊंगा, और संध्या मैम कमाती है 50% और उनके बिजनेस में मैं पार्टनर बन के या मैं उसमें पैसा लगा के मैं कहूंगा मैं तो 60 कमा लूंगा। कैसे कमा लूंगा? हाउ इट इज पॉसिबल? तो प्लीज आपको देखना है कि अगर आप शेयर मार्केट में गए हैं, साल में 20% कमाना चाहते हैं, तो कम से कम जिस कंपनी में पैसा लगाए वो कंपनी तो 25% कमाती हो। अगर वो कंपनी 25% नहीं कमाती तो आप 20% कभी नहीं कमा सकते। प्लीज रिमेंबर इट। तो ऑलवेज रिमेंबर ROCE शुड बी हाई। कितना? मैं देखता हूं एटलीस्ट 20%। जिस कंपनी का ROCE 20, 25, 30 ना हो, प्लीज उस कंपनी में मत जाओ। ये नहीं कि ROCE 4 का है, 5 का है, 8 का है और आप उसमें पैसा लगा रहे। प्लीज, यू विल नेवर अर्न मनी इन लॉन्ग टर्म इन दिस कंपनी। शॉर्ट टर्म में कोई प्राइस फ्लक्चुएशन हो गया, कोई यूक्रेन वॉर आ गया, कोई ताइवान आ गया, कोई कोरोना आ गया, कोई ऊपर नीचे हो गया, उसमें आपको, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, आपको वेल्थ बिल्डअप करना है, आपको झुंझुनवाला की तरह वेल्थ बनाना है, आपको रामदेव अग्रवाल की तरह वेल्थ बनाना है, आपको केडिया जी की तरह वेल्थ बनाना है, आपको वॉरेन बफेट की तरह वेल्थ बनाना है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो कंपनी खुद नहीं कमाती उस कंपनी से आप नहीं कमा सकते। तो एटलीस्ट आप देखो कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। मेरी एक्सपेक्टेशन 12%, तो कंपनी कम से कम 18 कमाती हो। मेरी एक्सपेक्टेशन 20%, तो कंपनी कम से कम 22-25 कमाती हो। मेरी एक्सपेक्टेशन 30%, तो कंपनी कम से कम 35-40 कमाती हो। इफ माई एक्सपेक्टेशन इज 10%, ठीक है, 12% वाली में मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है 30 और कंपनी कितना कमाती है? 10%, तो प्लीज उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। ROCE शुड बी मोर देन 20-25% और इट शुड बी मोर देन योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द शेयर मार्केट। जो आपकी एक्चुअल अर्निंग आप चाहते हैं साल में इतना कमाना, उससे ज्यादा ROCE होना चाहिए। किसी को इस ROCE के कंसेप्ट में डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। एनी वन ऑफ यू प्लीज आस्क। सर, ये जो ROCE आपने बोला है 30% मोर देन हो तो बेटर है, तो ये मतलब एक साल का कैलकुलेशन में आता है या एक साल का? हर साल, एक साल का सर, एक साल का। साल के एंड में जैसे मान लो ये कंपनी है नेस्ले इंडिया, वो 147% दिखा रहा है इस साल। 140, यानी जितना पैसा लगा है उस पे 147% हर साल कमाती है सर। ये चलो मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में देखूंगा ये कम भी हो सकता है, ज्यादा ही हो सकता है। एकदम, तो बड़ा ही प्यारा, मतलब इतने इंटेलिजेंट लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे ROCE देखेंगे तो ये इस साल का है, लेकिन आप इसी को डेटा को थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देखिए नीचे मैं कर रहा हूं, ये आपको एवरेज ROCE कई सालों का मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये है ROCE ऑफ नेस्ले। 2010 में ये था, 11 में ये था, 12 में ये था, 13 में 53%, 14 में 56%, 15 में 40, ये दिख रहा है आपको नरेंद्र जी?
हाँ, अच्छा यहाँ पे पता चल जाता है ये दिख रहा है, exactly। यानी यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये कंपनी एवरेज जो है 50% के आसपास कमाती है आरओसी। दिख रहा है आपको एवरेज, कभी 100 150 है, कभी 50 है, कभी 46 है, कभी 54 है, कभी 71 है, यानी 50 के ऊपर ही ऊपर दिख रहा है मुझे एवरेज। दिख रहा है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं तो basically। यहाँ से देखिए एक पर्टिकुलर ईयर में वो कभी ज्यादा या कम हो सकती है। एवरेज देखिए, एवरेज आरओसी जो है वो 30, 35, 40% हो तो मतलब वो कंपनी समझिए गोल्ड माइन है, वो गोल्ड माइन है। जिस कंपनी में देखिए क्यों हमारा एशियन पेंट जो है भागा जा रहा है पिछले 20 साल से, जब देखो तब। देखिए जरा इसकी आरओसी देखने की कोशिश कीजिए। अब कोई यहाँ पे देखेगा, देखिए जरा इसकी आरओसी को देखिए जरा, मैं नीचे जाता हूं, ये देखिए, समझिए इसकी आरओसी को देखिए जरा, इसकी एवरेज आरओसी देखिए, आपको हमेशा 30% के ऊपर मिलेगी। दिख रही है आपको एवरेज आरओसी 55, 53, 50, 47, 45, 45, 40 आपको दिख रही है। तो मतलब एवरेज देखोगे निकालोगे तो सर 40 के आसपास आ जाए। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने निकाला नहीं है, लेकिन आप देखो फिगर्स को। तो इस तरह से अच्छी कंपनियों की एवरेज आरओसी, एवरेज आई एम रिपीटिंग, एवरेज आरओसी जो है वो आपकी जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन उससे हायर होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन बोलिए। सर ये दोनों देखना है, आरओसी और आरओसीई दोनों। मैं आरओई पे जा रहा हूं मैम, अभी आरओसी बताया मैंने, आरओई तो मैं गया ही नहीं अभी तक। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे आरओई। नाउ आरओई क्या होता है देखिए जा। अब आप लोगों ने क्या किया था, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना पोटैटो का, तो 50,000 रुपीज आपने लगाया था, 30,000 रुपीज आपने लोन लिया था, टोटल हो गए थे 80 को आपने मार्केट में लगा के उस पर 20% सपोज कमाया था, आपके 96,000 रुपीज हो गए थे, साल के एंड में 16,000 रुपीज आपने कमाया था। ये कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, ठीक है। नाउ अब जब 16,000 रुपीज आपने कमाया, सरंदा जी और नरेंद्र जी जिसने भी बिजनेस किया था, उस 16,000 में से पहले आपको उस इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिसका आपने लोन लिया था। सबसे पहले देना पड़ेगा इंटरेस्ट। सपोज उसमें से 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कुछ भी आपने, जो भी आपका एग्रीड टर्म्स कंडीशन था, जो भी रेट था, उसके हिसाब से आपने इंटरेस्ट दे दिया। सपोज आपका 10% था तो आपने 3,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, क्योंकि 30,000 का लोन लिया था हमने, 3,000 दे दिया। अब जो 16,000 बचे थे उसमें से 3,000 तो आपने लोन दे दिया, बचे कितने? 13,000। ये जो 13,000 है ये आपका आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो कमाया आपने टोटल पैसे पे, अपना पैसा लगाया, लोन का पैसा लगाया, दोनों के मिला के उस पे जो कमाया, दैट इज आरओसीई। आरओसीई में से जब लोन पे इंटरेस्ट दे दिया तो जो पैसा बच गया वो है आपका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। वो केवल आपका है, अब जो ओनर्स है उनका पैसा है, उनको बांटना है, उनके अवेलेबल फंड है, वो जो मर्जी वो करे। तो आरओई देखते हैं। मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, नॉर्मल कंपनी मतलब ट्रेडिंग कंपनी जैसे नेस्ले है, एचयूएल है, डाबर है, मारुति है, आपका इस तरह की जो कंपनियां हैं, बाटा है, टाटा है, इसमें हम आरओसीई देखते हैं। लेकिन जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक्स, आपके एनबीएफसी, वहां पे हम आरओई देखते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी नॉर्मल कंपनीज है जिसे हम ट्रेडिंग कंपनीज कहते हैं, बाटा, टाटा, नेस्ले, एचयूएल, मारुति, आइसर मोटर, ठीक है, इन सब में हम आरओसीई देखते हैं। और बैंक्स में हम आरओई देखते हैं, क्योंकि बैंक जो है वो तो चलते ही लोन पे है बैंक जो है वो चलते ही लोन पे। क्यों? क्योंकि बैंक जब आदमी खोलता है तो पहले लोगों से पैसा लेता है, फिर पैसा देता है आगे। तो बैंक सारे चलते ही लोन पे है, तो लोन देने के बाद जो बचा वही उनकी एक्चुअल अर्निंग मानी जाती है। तो बैंक के केस में आप आरओई देखेंगे और नॉर्मल कंपनीज में आरओसीई देखेंगे, और कोशिश करेंगे जितना हायर है आरओसीई या आरओई उतना अच्छा। ठीक है, क्राइटेरिया आप 20% देखें, आप 25 देखें, ऐसे आरओई वगैरह 25-25 मिलेंगे नहीं आपको। आरओई आपको 10-12 मिल जाते हैं तो भी वो अच्छा है। मैं अभी बैंक्स पे जब जाऊंगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन ये बिना देखे, ये नहीं कि आरओसी आरओई 4 का है, 5 का है, 2 का है और आपने उसको खरीद रहे हैं, तो प्लीज दैट विल बी वेस्टेज ऑफ मनी। अगर आप 10 साल तक उस स्टॉक को रखेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज जो आपको देखना है वो है आपका प्रमोटर्स होल्डिंग। प्लीज सी दिस, प्रमोटर्स होल्डिंग। ये क्या होता है? देखिए, जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है
प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा प्रमोटर्स होल्डिंग। नाउ जब कोई कंपनी मार्केट में आईपीओ लाती है तो सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से उसको 25% शेयर्स मार्केट में पब्लिक को बेचने होते हैं। दे हैव टू सेल देयर 25% शेयर इन द मार्केट। एनी कंपनी, सपोज आज जोमेटो अपना आईपीओ लेकर आया तो पहले 5 बेचेंगे, फिर एक गिवन टाइम दिया जाता है उनको 2 साल 3 साल जो भी है, उसके अंदर अंदर उनको 25% शेयर तो बेचने ही बेचने। दैट मींस इफ यू हैव कम इन द मार्केट, आज के टाइम पे जोमेटो मार्केट में आ गया लेकिन स्विगी मार्केट में नहीं आया, वो अपना कंपनी चला रहा है, ओला अपने कंपनी चला रहा है, उबर अपने कंपनी, दे आर नॉट इन द मार्केट। मार्केट मींस उन्होंने अपने शेयर मार्केट में नहीं बेचे, अपना पैसा लगा चला। लेकिन जिस दिन वो शेयर मार्केट में बेच देंगे, जिसको हम आईपीओ कहते हैं, उसमें उनको चाहे वो शुरू में 5% ही बेचे, लेकिन गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उनको बाकी 25% शेयर टोटल बेचने होते हैं। दैट मींस दे हैव टू सेल देयर 25% शेयर इन द मार्केट एंड दे कैन कीप मैक्सिमम ओनली 75% शेयर। दिस इज द रूल। अब वो 75 से कम कर सकते हैं, दे कैन डू इट 74, 70, 60, 65, 50 जो भी करना है, बट दे कैन नॉट कीप मोर देन 75%। 25% तो बेचना है। यानी जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी कंपनियों में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है वो जनरली 50 से 75 के बीच में होती है। आई एम रिपीटिंग, अच्छी कंपनियों में प्रमोटर्स होल्डिंग जो होती है वो 50 to 75 के बीच में होती है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग कहीं कंपनी में पहुंचने लगी 10%, 5%, 8%, 20%, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारा शेयर मार्केट में बेच रहा है, वो बेच बाज के भागने वाला है। वो या तो नीरव मोदी बनने वाला है या तो वो आपका वो बनने वाला जो पहले भागा था, क्या नाम था उसका, बता दीजिए। नीरव मोदी से पहले भी एक भागा था, विजय माल्या। थैंक यू सर, थैंक यू शुभम जी। तो या तो विजय माल्या बनने वाला है। तो ऐसी कंपनियां जिसमें प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत तेजी से घट रही है, डिक्रीज हो रही है, प्लीज डू नॉट बाय द शेयर ऑफ दोज कंपनी। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कैसे लोग फंसे, अभी रिसेंट में कैसे फंसे और लोगों को पता भी नहीं चला कि हम फंस गए। देखिए जरा, ये देखिए, ये एक कंपनी है जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है और मुझे तो आज तक अच्छी लगी नहीं, फिर भी लोगों को लगती है। देखिए जरा इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, ये है सर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस कंपनी को ध्यान से देखिए, इस कंपनी में प्रमोटर नाम का तो कोई कुछ बचा ही नहीं। कुछ इन्फो एज के पास शेयर हैं, कुछ उबर के पास हैं, कुछ सिंगापुर वाले के पास हैं, कुछ ऐसे करके थोड़े थोड़े करके इन्होंने सारे शेयर बेच डाले। देखिए जरा, या तो इनके शेयर FIIs के पास है, BIIs के पास है, पब्लिक के पास है, प्रमोटर के पास कोई शेयर वेयर कुछ नहीं बचे। अब वो अलग अलग प्रमोटर बन गया नाम से, थोड़े बहुत शेयर लेके। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको एक अच्छी कंपनी का नाम दिखाऊं, देखिए जरा एशियन पेंट सपोर्ट, या आपको और अच्छे, हाँ सर FII और DII के पास शेयर होने में अच्छा होता है वैसे? अच्छा होता है, लेकिन देखिए प्रमोटर के पास शेयर है ना, जिसने कंपनी बनाई है, अगर वो शेयर, देखिए रिलायंस, देखिए आप इस रिलायंस को देखिए, रिलायंस के पास अपने शेयर देखिए जरा, इन्होंने अपने से पास कितने शेयर रखे हुए, करीब 50% शेयर रखे हुए। यानी मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, तब अदरवाइज अगर इनको लगता कि नहीं जी कंपनी खराब हो रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, धीरे धीरे बेच डाले। तो अच्छे जो जिसने कंपनी बनाई है, अगर वही बेच बाच के निकल रहा है वहां से, वो किसी इंस्टीट्यूशन को बेच रहा है या पब्लिक को बेच रहा है, जो भी रीजन हो, तो आप प्लीज जिसको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है उसके साथ आप पैसा मत लगाए। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, रूल बता देता हूं, उसको याद कर लीजिए। क्यों देखना है प्रमोटर का होल्डिंग, मैंने लॉजिक बता दिया आपको। लॉजिक ये है कि मैंने कंपनी बनाई और अगर मैं ही उसको बेच बाच कर निकल रहा हूं वहां से, तो व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इनटू दैट, व्हाई यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इनटू दैट। सिंपल सा पहला रीजन। नाउ कितना प्रमोटर होल्डिंग देखिए, कोशिश करिए कंपनी जिसमें 50 से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग हो। 50 से ऊपर, 75 से ऊपर तो होगी नहीं, देखो क्योंकि 75 तो सेबी के नाम से उनको बेचना है 25%। नाउ 50 के ऊपर अगर प्रमोटर होल्डिंग है, 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 74 है, तो वो बहुत अच्छी कंपनियां मानी जाती है। जितना 75 के पास जाते जाएंगे उतना वो अच्छी कंपनी है, और जितना 75 से दूर 40 चले गए, 30 चले गए, 20, तो दैट इज नॉट वेरी गुड कंपनी। डू नॉट
invest into that company which do not have very good promoters. ऐसा होता है कई बार कि ठीक है promoters exit कर जाते हैं, लेकिन वो FIIs के रूट के थ्रू या DIIs के रूट के थ्रू वो promoter इन्वेस्ट करते हैं। तो वो थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो पता चल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में। लेकिन पहले बेसिक में आपको देखना है, आपको नॉलेज के, अगर प्रमोटर जो कंपनी का ओनर है वो खुद कंपनी के शेयर बेच बेच के भाग रहा है तो बेटर है कि आप भी उससे एग्जिट करिए। और अगर वो अपने उसमें बढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक कंपनी खरीदी है, लक्स इंडस्ट्री। मैंने क्यों खरीदी, मैंने क्या देखा, देखिए जरा ध्यान से, इसमें मैंने देखा कि जो इसका प्रमोटर है इसने अभी पिछले क्वार्टर में कुछ शेयर कंपनी के खरीदे हैं। देखिए 73.95 से 74.33 कर लिए। देखिए यहाँ पे प्रमोटर ऊपर नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, हाँ दिख नहीं रहा है, पता नहीं मेरे को ही नहीं दिख रहा है या किसी को सबको दिख रहा है। देखिए yes sir, it is visible. दिख रहा है सर, तो 73.95 से 74.33, यानी यहाँ पे प्रमोटर, अगर आप पिछले 2020 से देखिए 69 था, 69 से बढ़ाते 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 74 पे ले गया। दैट मींस प्रमोटर को कुछ अपने बिजनेस का ग्रोथ समझ में आ रहा है, इसलिए वो मार्केट से शेयर धीरे धीरे खरीद रहा है। जो पब्लिक के पास 22% शेयर हुआ करते थे आज के 3 साल पहले, अब वो केवल 17% बचे। प्रमोटर धीरे धीरे अपने कंपनी के शेयर मार्केट, तब प्रमोटर से ज्यादा कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता। तो इफ प्रमोटर इज बाइंग द शेयर, आपको उसमें जाना चाहिए। इफ प्रमोटर इज सेलिंग द शेयर, तो कोशिश करना चाहिए उस कंपनी में आप इन्वेस्ट ना करें, उससे आप दूर रहें, तो आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नाउ एक चीज यहां पे मैं आपको और बताऊंगा कि एज पर आरबीआई, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको सेबी का रूल बताया। सेबी रूल इज फॉर ऑल द कंपनीज, जहां पे 25% शेयर उनको बेचने पड़ेंगे। लेकिन आरबीआई का एक अलग रूल है, ओनली फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आरबीआई का रूल है कि कोई भी बैंक के शेयर जो उसके प्रमोटर हैं वो 26% से ज्यादा नहीं रख सकते। प्रमोटर्स कैन नॉट कीप more than 26% share of any bank if they have come into IPO, after the IPO. Now अब ध्यान से सुनो, आप कहोगे सर आपने कहा था 50% से ज्यादा हो तभी आपको खरीदना है, तो अगर आपने इस रूल को बैंक पे लगा दिया तो you will not be able to buy any bank. You will not be able to buy any bank because वहां तो आरबीआई के रूल से वो बंधे हुए, इसलिए उन्होंने सारे शेयर को मार्केट में बेच दिया। तो they were maybe कि they were not willing to sell, बट मजबूरी में उनको बेचना पड़ा, बिकॉज देयर इज अ लॉ, देयर इज अ लॉ। अब कोटक महिंद्रा इतना अच्छा बैंक है, लेकिन जो महिंद्रा जी जो ओनर है उनको मार्केट में बेचना पड़ा। क्यों बेचना पड़ा? बिकॉज एज पर आरबीआई रूल, अगर वो नहीं बेचेंगे तो वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाता है, और उसलिए आरबीआई ने रूल बनाया कि नहीं जी, यू कैन नॉट कीप मोर देन 26%। तो इस रूल को, मोर देन 50% ऑफ प्रमोटर होल्डिंग वाले रूल को आप बैंक्स पे नहीं लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है बैंक्स इसके एक्सेप्शन में आप यूज करेंगे, बैंक्स पे इस रूल को आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दोनों? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल एनबीएफसीज एंड बैंक्स में इस रूल को आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी कंपनी को देखेंगे, देखिए जरा, यहां पर एक टर्म आएगा आपको, प्लेज परसेंटेज। अच्छा, आप लोग स्क्रीनर को घर पे खोलेंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा। देखिए पहले मैं प्लेज परसेंटेज, यहाँ पे है प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि ओनर दे। अब देखिए, शुभम जी को लोन की जरूरत थी, शुभम जी बैंक गए, उनको लोन मिल गया। उसके बाद मानसी गर्ग को भी लोन की जरूरत थी, बैंक गए, उनको लोन मिला ही नहीं। अभिनव जी को लोन की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने और सुनील त्रिपाठी को लोन की जरूरत थी, बैंक गए तो बैंक ने कह दिया जी आप सिक्योरिटी दीजिए तब सुनील त्रिपाठी आपको लोन मिलेगा। बताइए किसका फाइनेंशियल पोजीशन सबसे अच्छा है? मैं रिपीट कर रहा हूं, एक पर्सन को लोन की जरूरत नहीं है, दूसरे को गए बैंक से लोन मिल गया, तीसरे को रिजेक्ट हो गया, और चौथे को सिक्योरिटी दिया, कोई आपने कुछ प्लेज किया, कुछ आपने मॉर्टगेज रखा तो लोन मिला। किसकी फाइनेंशियल पोजीशन सबसे अच्छी है बताइए?
जिसको लोन की जरूरत ही नहीं है। Excellent, जिसको लोन की जरूरत नहीं, जिसको लोन की जरूरत नहीं। सबसे खराब उसकी है जिसका लोन रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद थोड़ी सी बेटर कह सकते हैं, या खराब की कैटेगरी में वो पर्सन भी है जिसको सिक्योरिटी देके, क्योंकि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, उसका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब होगा या उसका जॉब प्रोफाइल खराब होगा, तो बैंक कहता है जी पहले आप यहाँ पे गिरवी रखो, आप अपने मकान के पेपर दे दो, तब हम आपको लोन देंगे। ठीक है, तो जिसको लोन नहीं मिला वो तो छोड़ दीजिए, वो तो आएगा नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्लेज परसेंटेज मिलता है, प्लेज परसेंटेज मतलब शेयर होल्डर्स ने, प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं, यानी एक तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोन लिया, दूसरा लोन लेने के लिए भी अपने शेयर को गिरवी रखना पड़ा, यानी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो अगर आपको प्लेज शेयर दिखते हैं किसी कंपनी में, यहाँ पे 20%, 25%, 30% किसी कंपनी, तो प्लीज डू नॉट बाय दोस कंपनी। जहां पे भी आपको प्लेज देखो, 1-2% है, 3% है, 5% है, 10% है, चलता है, बिजनेस करने के लिए लोन लेना पड़ता है। लेकिन अगर प्लेज परसेंटेज पता चला प्रमोटर के पास 40% शेयर है और उसने पूरा उसका 100% उसने प्लेज कर रखा है, तो उसके पास शेयर है कहां? वो तो सारा लोन पे है, वो जब मर्जी जब देखेगा कुछ गड़बड़ अपना उड़ जाएगा यहाँ से दुबई। तो अगर प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा भी है तो भी देखना है कहीं वो शेयर प्लेज तो नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे प्लेज परसेंटेज दिखता है तो प्लीज डू नॉट बाय दो शेयर। प्लेज परसेंटेज का मतलब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रमोटर्स ने अपने कितने शेयर को गिरवी रखा है। परसेंटेज मतलब सपोज इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, इस कंपनी में 74% है, सपोज यहाँ पे 20% का प्लेज परसेंटेज होता सपोज, तो 74% का 20% यानी 7 दूनी 14, करीब 15% शेयर इनके प्लेज होते हैं। तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है उसका कितने परसेंट प्लेज है वो यहाँ आएगा, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, किसी कंपनी में जैसे रिलायंस है, अब मैं रिलायंस में जाता हूं, देखिए रिलायंस में प्रमोटर्स की होल्डिंग है टोटल 50% और प्लेज परसेंट 0 है। सपोज यहाँ प्लेज परसेंट 10% होता यानी रिलायंस के टोटल 5% शेयर प्लेज होते। कैसे? प्रमोटर्स का शेयर 50% है और प्लेज परसेंट होता है प्रमोटर्स के शेयर का कितना परसेंट गिरवी है, उसको कहते हैं प्लेज परसेंट। तो 50 का 10% कितना होगा? 5, यानी 5% शेयर जो है रिलायंस के गिरवी रखे हुए हैं, किसी के पास प्लेज किए हुए हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के पास। तो प्लेज परसेंटेज अगर है तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दो शेयर जहां पे शेयर्स प्लेज्ड हैं। ठीक है, क्लियर है पांडे जी? कोई डाउट किसी को? You can ask the question, any one of you. कंपनी का जैसे प्लेज परसेंट हमने देख लिया कि भाई इसने प्लेज किया अपने शेयर को, ठीक है। अच्छा लोन कैसे पता चलेगा कि भाई कंपनी ने कितना लोन लिया है? वो भी जा रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा वही है। ठीक है, यहाँ प्लेज तक किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं है ना? अब जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें 3 चीजें देखनी होती है। 3 चीजें, ये तो हो गई बेसिक नॉलेज। 3 चीजें देखनी होती है। एक जो नरेंद्र जी ने बताया कि लोन, दूसरा उसकी सेल्स क्या है और उसका प्रॉफिट क्या है। आप कॉमर्स नहीं आता छोड़ दीजिए, आपको ये तो समझ में आता है कि आपके घर के नीचे सब्जी वाला आता है, वो सब्जी ज्यादा बेचता है तो अच्छा है, सब्जी नहीं बेचता वो आता है घूम के चला जाता है, कोई उससे सब्जी नहीं खरीदता तो खराब है। तो सिंपल सी बात है, जिसकी सेल्स ज्यादा है, बढ़ रही है, वो कंपनी अच्छी है, और जिसकी सेल्स ही नहीं है, उसका माल ही नहीं बिकता, तो वो कंपनी खराब है। दूसरा, अगर सेल्स तो है, माल तो खूब बेचता है, लेकिन वो लॉस में बेच देता है, खरीदता है 10 रुपए किलो, बेचता है 8 रुपए किलो, तो वो कंपनी भी मुझे नहीं चाहिए। प्लीज अगर सेल्स कोई बढ़ा देगा, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है यहीं पे, जोमेटो। देखिए जरा इसकी सेल्स देखिए, पहले इसकी सेल्स को मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये कंपनी है जो सेल्स देखिए 79, यहां देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, आपको नहीं आता, सिंपली आप केवल स्क्रॉल करते जाना। 79 करोड़ की सेल्स थी, जो बढ़ते बढ़ते करीब करीब 2-3 हजार करोड़ तक पहुंच गई, 4 हजार करोड़ तक। देखिए 3611 करोड़ 22 मार्च में थी, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। यहाँ पे सेल्स देखिए, ध्यान से सेल्स बढ़ रही है, खूब कंपनी बड़ी अच्छी है, खूब माल बेच रही है, लग रहेगा कितनी अच्छी कंपनी है, लेकिन ये माल तो बेच रही है, लेकिन फिर यहीं पे देखिए नीचे जाइए तो आता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये माल बेच रही है लेकिन लॉस में बेच रही है, यानी मंडी जाती है सुबह,
10 रुपए किलो आलू खरीदती है, 8 रुपए किलो बेचती है। फिर अगले दिन जाती है 50 किलो आलू खरीदती है, उसको कम में बेचती है। फिर अगले दिन जाती है 100 किलो आलू खरीदती है, फिर कम में बेचती है। तो अगर वो 500, वो कितना भी सेल्स बढ़ जाए, हमें क्या फायदा? जब कंपनी, मैंने बताया जब कंपनी कमाएगी तो मैं कमाऊंगा। अब कंपनी खूब सेल्स बढ़ा रही है, अब कोई कहेगा सर इससे उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा तो ये होगा। अरे जो होगा तो देखूंगा, आज जो हो रहा है मुझे वो पता है। मैं उस कंपनी में लगाऊंगा जो आज पैसा कमा रही है, फ्यूचर मुझे नहीं लेना चाहिए। आज बताओ क्या हो रहा है, आज बिजनेस कर रहा है, मैं उसके साथ पैसा लगाऊंगा। मुझे तो अपना प्रॉफिट दिखता है, सामने वाला प्रॉफिट कर रहा है तो मुझे भी प्रॉफिट करके देगा। सामने वाला लॉस कर रहा है तो मैं उसके शेयर खरीदते ही मैं मतलब उसका पार्टनर बन गया, यानी उसका लॉस मुझे भी मिलेगा, तो मैं क्यों जाऊं उसके साथ? प्लीज, तो सेल्स देखिए, सेल्स बढ़नी चाहिए। ये बढ़ रही है, बहुत अच्छी कंपनी है, बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट भी अगर यहाँ बढ़ रहा होता ना, जैसे 72 से -72 से ये 100 हो गया होता, 100 से 200 मतलब बढ़ रहा होता, ये माइनस में जा रहा है, यानी लॉस है। ऑन द अदर हैंड मैं आपको दिखाता हूँ एक कंपनी, देखिए मान लो एशियन पेंट है, ठीक है। सर इसका लॉस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि भी ये कंपनी में लोन ज्यादा बढ़ गया होगा? यही नहीं सर, लोन पे तो अभी मैं गया ही नहीं। लॉस का मतलब ये हो गया कि ये माल खरीदती है 10 रुपए का, बेचती है 8 रुपए, सिंपल सा मतलब, ठीक है। माल जो इसका कॉस्टिंग आती है माल की, मतलब माल खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि केवल प्राइस, उसका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब मिला के जो कॉस्ट आती है वो 10 रुपए आती है, और उस माल को बेचती है 8 रुपए में, तो लॉस होगा, सिंपल सा। तो अगर मेरी कॉस्ट 10 रुपए है तो मुझे 12 में बेचना है ना, ठीक है। अगर मेरी कॉस्ट से मैं कम में बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा। अब देखिए ऑन द अदर हैंड, यहाँ देखिए इस कंपनी को देखिए जरा, इसकी सेल्स देखिए ध्यान से। सेल्स थी 7000 करोड़, 9 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, 16 हो गई। देखिए कैसे बढ़ रही है एकदम। और साथ में इसके बढ़ते बढ़ते प्रॉफिट को देखिए, 800 करोड़, 900 करोड़, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1700 करोड़, 1900 करोड़, 2000 करोड़, 21, 27, 20, ये भी बढ़ रहा है। ये होता है ग्रोथ, इसे कहते हैं ग्रोथ। तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसकी सेल्स भी बढ़े और जिसका नेट प्रॉफिट भी बढ़े। ये नहीं कि सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट घट रहा है, या नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं, ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ का क्राइटेरिया बता रहा हूं, लिख लीजिए कहीं पे, एटलीस्ट 3 टाइम्स इन 10 ईयर। लिखिए इसको नोटबुक में कहीं, एटलीस्ट 3 टाइम्स इन 10 ईयर। अगर किसी कंपनी की सेल्स 3 टाइम्स इन 10 ईयर हो रही है, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 3 टाइम्स इन 10 ईयर हो रहा है, मैं आपको बताता हूं आपका पैसा 3 टाइम्स इन 10 ईयर हो जाएगा। आपका पैसा भी नहीं तो जानिए 3 टाइम्स इन 10 ईयर होना ही होना। और मैं, आप कोई भी अच्छी कंपनी उठा लीजिए पास्ट की, आप देखिएगा, आप टाइटन उठाइए, आप एशियन पेंट उठाइए, आप बजाज फाइनेंस उठाइए, बजाज फाइनेंस उठाइए, नेस्ले उठाइए, पेज इंडस्ट्री उठाइए, सब में आपको यही रूल मिलेगा। सिंपल रूल, सेल्स शुड बी 3 टाइम्स इन 10 ईयर, प्रॉफिट शुड बी 3 टाइम्स इन 10 ईयर, योर पैसा विल बी 3 टाइम्स इन 10 ईयर। सिंपल सा रूल है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम तो वोडाफोन खरीदेंगे कल को ये हो जाएगा, हम तो यस बैंक खरीदेंगे परसों को ये हो जाएगा। Why to think about current परसों? Please see the present situation. What company is doing at present? मैं तो उस पर पैसा लगाऊंगा जो आज, मैं तो कहते हैं ना, उस घोड़े पे दाव लगाऊंगा जो घोड़ा आज दौड़ता है। एक घोड़े के बच्चे पे पैसा लगा दिया, वो बच्चा अच्छा निकल गया तो प्रॉफिट है, और नहीं निकला तो मैं उतना रिस्क क्यों लूं? मैं कहता हूं आप लोग सबके सब सर्विस क्लास के लोग हैं, आराम से 20-25%, 30% कमाइए ना। आपको 3 टाइम्स इन 10 ईयर का मतलब समझते हैं कितना होता है? 3 टाइम्स इन 10 ईयर का मतलब होता है कि आपका पैसा जो है वो किसी भी हालत में जो है 5-6 साल में डबल हो गया। आप एफडी में रखते हैं तो 12 साल में डबल होता है। तो इस तरह से आपको देखना है कि आप इस तरह से पैसा लगाइए जहां पे। तो प्लीज देखिए, सेल्स जो है इट शुड बी 3 टाइम्स इन 10 ईयर, प्रॉफिट शुड बी 3 टाइम्स इन 10 ईयर। ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ समझ में आ गया, देखना। और मैं फिर बता रहा हूं, आपको कोई कॉमर्स की नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेमैन के लैंग्वेज में आप सिंपल यहाँ पे सेल्स देखिए, देखिए कितना हुआ, 7000 करोड़ था, 7 का 3 टाइम्स कितना होता है 21,000 करोड़ हो गया, 3 टाइम्स हो गया, यानी दिस इज एक्सीलेंट कंपनी। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना था, 800 करोड़ था, 3 टाइम्स कितना होता है 24 होता है, 27, 28, 30 हो गया, बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए एक और दिखाता हूं आपको, नेस्ले देखिए। मैं अच्छी कंपनियों में कहीं भी देखे, यू नेम एनी गुड कंपनी, यू विल फाइंड द सेम रिलेशन। सी द सेल्स कितनी थी 10 साल पहले, देखिए 6,000 करोड़, दिस वाज द सेल्स इन 2010।
10 साल बाद 2020 में कितनी हो गई? 15,000। 5 3 15 होता है, 6 3 18 होता है, तो 16,000 के आसपास हो गई, लगभग 3 टाइम्स के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, नाउ प्रॉफिट देखिए यहाँ पे, देखिए 800 करोड़ था, 800 का 3 टाइम्स कितना होता है? 24। यहाँ देखिए 21, तो अप्रोक्स वही है। तो 3 टाइम्स अगर होती है ना, वो समझिए कि वो अच्छी ग्रोथ कंपनी। देखिए बजाज फाइनेंस देखिए, या HDFC बैंक देखिए ना, HDFC बैंक देखिए, आप लोगों को सुना होगा आपने, बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए इसकी सेल्स देखिए कि 10 साल पहले क्या थी? 10 साल पहले थी 20,000 करोड़। 3 टाइम्स कितना होता है? 60,000। ये हो गई 140, कई गुना हो गई। ये तो मतलब 3 टाइम्स है क्या, तो 6 टाइम 7 टाइम हो गई। ठीक है, प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना था 10 साल पहले? लगभग 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ का कितना होता है 3 टाइम्स? 1,200 करोड़। 1,200 की जगह, सॉरी 12,000 करोड़, 12,000 की जगह ये 40,000 करोड़ हो गया। मोर देन 4 टाइम्स 5 टाइम्स या 10 टाइम्स हो गया ये तो, बल्कि। तो ये अच्छी कंपनी का निशानी होती है, मिनिमम 3 टाइम्स इन 10 ईयर। प्लीज नोट इट डाउन। ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स 3 टाइम्स नहीं होती है 10 साल में, ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट 3 टाइम्स नहीं होता है 10 साल में, यानी वो ग्रो नहीं कर रही। जब कंपनी ग्रो नहीं कर रही तो आप कहां से ग्रो करेंगे? सिंपल सा रूल है, मैं तो तभी ग्रो करूंगा जब मेरी कंपनी ग्रो करे। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, टीवी वाला क्या कहता है, ये क्या कहता है, सब। नाउ लास्ट चीज जो नरेंद्र जी ने पूछा था, वो हमें देखना होता है लोन। सपोज यही कंपनी है जो भी थी, हमने खोला हुआ था, कौन सी कंपनी थी? ये है HDFC बैंक। नहीं, बैंक तो नहीं खोलूंगा बिकॉज बैंक में सपोज मैंने ले लिया नेस्ले। देखिए नेस्ले को देखिए, अब यहाँ पे लोन को देखिए, यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। ये है आपको बोरोइंग्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ बोरोइंग्स, बोरोइंग्स। बैलेंस शीट को देखिए, नहीं समझ में आता बैलेंस शीट का लोन तो समझ में आता है ना कि भाई लोन किसी ने लोन लिया, लोन बढ़ रहा है किसी भी योग के ऊपर तो वो खराब है, और लोन कम हो रहा है, लोन कम है तो वो अच्छा है। देखिए इस कंपनी के लोन को बैलेंस है, आज के 5-6 साल पहले इसके ऊपर करीब 1,000 करोड़ का लोन हुआ करता था। देखिए 1,100 करोड़ का लोन होता था। आज कितना है? आज कंपनी के ऊपर 200 करोड़ का लोन है, करीब 300 करोड़ का लोन है, यानी 1,000 करोड़ से 300 करोड़ का लोन, यानी ये कंपनी बेटर हुई है। अगर आप 5 साल पहले से कंपेयर करें, 8 साल पहले से कंपेयर करें तो ये बेटर है। हाँ, अगर आप 33 से देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ी है, नो डाउट। अगर मैं ऑन द अदर हैंड देखिए और अच्छी कंपनी में नाम लेता हूँ, सपोज मैं लेता हूँ VIP देखता हूँ। VIP पे क्या है? VIP इंडस्ट्री, चलिए देखते हैं, या डाबर देख लेंगे, कुछ भी देख रहे हैं जो आपका मन करे। देखिए इसमें लोन का क्या हुआ, लोन देखिए कितना था। इसमें लोन था करीब ये देखिए 107 करोड़ था, जो घट के 0 हो गया। यानी ये प्रूफ करता है कि कंपनी जो है ये भागने वाली कंपनी ही नहीं है, ये अपने लोन्स को पूरा कर रही है, पे कर रही है। फिर इसको जरूरत हुई होगी, फिर ले लिया इसने, अभी बढ़ाया है थोड़ा सा, लेकिन ये कंपनी जो है लोन दे दी। तो इस तरह से आपको लोन का ना कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि अब देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे क्या ये लोन कितने को हम अच्छा या बुरा मानते हैं, तो 2-3 चीजें ध्यान रखें। जिस कंपनी में लोन नहीं है वो तो बेस्ट। पहली चीज, अगर लोन नहीं है, 0 है, सपोज 0 डेट कंपनी है, तो वो तो समझ लीजिए कि बेस्ट है। जो भी कंपनी है, अगर लोन नहीं है तो उससे अच्छी तो कोई कंपनी नहीं होती। लोन है तो अगर वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब पास में था 1,000 करोड़, अब वो 500 करोड़ 200 करोड़ ऐसे आ रहा है। जैसे मैं आपको कोई कंपनी दिखा देता हूँ, सपोज मैं देखने की कोशिश करता हूँ एक कंपनी, मान लीजिए डाबर को ले लेते हैं। डाबर तो शायद हमने ये दिया था, रिलैक्सो को ले लेते हैं। इसके साथ लोन में क्या हो रहा है देखते हैं जरा, इसके साथ लोन क्या हो रहा है। तो लोन का थोड़ा सा आपको रिलेशन निकाल, देखिए इसका लोन क्या था, इसका लोन करीब 200 करोड़ के आसपास का लोन इस समय है, और वो कांस्टेंट है, कभी बढ़ा कभी घटा। तो ये लोन भी, इस लोन को देख के यहां से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये लोन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उतने के आसपास है। लेकिन अगर लोन ऐसा हो, सपोज और अच्छी कंपनी में मैं चला जाता हूं, और बताइए आप लोग नाम बताइए, कुछ कंपनी का नाम बताइए जल्दी से, अच्छी कंपनियों में। MRF, चलिए जी MRF ले लेते हैं। MRF में देखते हैं लोन में क्या हो रहा है। इसके लोन को अगर मैं देखता हूं तो ये देखिए, इसकी लोन जो है ये करीब बढ़ रही है। तो एज कम पे देखिए, ये 1,800 करोड़ का लोन था, 2,300 करोड़ का, तो ये लोन जो है ये अच्छा नहीं बता रहा। जिस कंपनी पे लोन बढ़ रहा है दैट इज नॉट वेरी गुड कंपनी। अगर मुझे आप इस, आई एम नॉट सेइंग कि MRF इज अ बैड कंपनी, प्लीज ट्राई टू, लेकिन इस क्राइटेरिया पे
अगर मेरा एक क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पे एमआरएफ जो है बहुत अच्छी कंपनी, मैं नहीं मानूंगा बिकॉज इसका लोन बढ़ रहा है। हमें कौन सी कंपनी ढूंढनी है जिसका लोन घट रहा है, डिक्रीजिंग है। प्लीज कॉमर्स के टीचर यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड ऑल कंसेप्ट नहीं लगा देंगे कि हाँ सर उसमें ये है वो है। प्लीज जो भी कंपनी जिसके ऊपर लोन नहीं है दैट इज द बेस्ट, और अगर लोन है तो इट शुड बी डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे और देखते हैं और कौन से, और बताइए जल्दी से बताइए आप लोग। ITC सर, ITC है तो जीरो डेट कंपनी है, तो मुझे पता है इसमें तो लोन ही नहीं है। ये देखिए ये जीरो डेट कंपनी है, बहुत ही प्यारी कंपनी है, बहुत ही प्यारी कंपनी। देखिए जरा, ये देखिए इसके ऊपर लोन जो है, ये देखिए केवल 200 करोड़ का लोन है, मतलब ये ना के बराबर है इस कंपनी के लिए। क्यों, कैसे पता चला कि ये ना के बराबर है? यही लोन जब मैंने वहां देखा था, पता नहीं कौन सा था, डाबर, तो मैंने कहा बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही मैं चला गया ITC में, मैंने कहा ये तो ना के बराबर, जीरो है। कैसे बता रहा था मैं आपको? देखिए ओनर ने कितना पैसा लगा रखा है कंपनी में। जो ओनर का पैसा होता है वो ये होता है 1232 करोड़ के शेयर और प्लस 61,223 करोड़ के रिजर्व, ये दोनों मिला के होते हैं ओनर्स के पैसे। शेयर और रिजर्व दोनों को मिलाते हैं तो ये होते हैं ओनर के पैसे, जो ओनर्स का पैसा मार्केट में लगा हुआ है, यानी जो लोग बिजनेस को कर रहे हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनका पैसा कितना है इस कंपनी में? लगभग 62,500 करोड़ के आसपास है। अब 62,500 तो मैंने पैसा लगाया बिजनेस में और 200 करोड़ का लोन ले लिया, तो बताइए 6500 करोड़ का आदमी अगर 200 करोड़ का लोन लेता है, देखिए ये ना आपको समझना पड़ेगा कि आपका घर की इनकम है 1 लाख, आपकी टोटल वर्थ है 5 लाख, और आप लोन लेते हो 10 लाख, या आप लोन लेते हो 4 लाख। ऑन द अदर हैंड कोई मुकेश अंबानी है, वो अगर 4 करोड़ का लोन लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी वर्थ जो है वो कई हजार करोड़ की है। तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे इस कंपनी का जो ओनर का जो पैसा लगा हुआ है वो करीब 62,500 करोड़ है। ये रिजर्व्स और शेयर, ये दोनों, रिजर्व मतलब जो उसने पहले प्रॉफिट कमाया हुआ है वो अभी कंपनी में रखा हुआ है, लेके नहीं गया घर, उसे कहते हैं रिजर्व। जो पहले सालों तक पैसा कमाया वो कंपनी में है, वो हो गया रिजर्व। वो कितना है? 61,000 करोड़। पैसा लगा कितना हुआ कैपिटल में? वो है 1232 करोड़। अब 62,000 करोड़ की कंपनी ने अगर 200 करोड़ का लोन लिया तो ना के बराबर है। ऑन द अदर हैंड डाबर में देखते हैं जी, डाबर देखा था शायद, या हमने कौन सा देखा था अभी थोड़ी देर पहले? हाँ डाबर ही देखा था शायद। देखिए जरा, डाबर जो है इसमें ओनर का पैसा है टोटल 8,000 करोड़, करीब 8,000 साढ़े 8,000 करोड़, और इसके ऊपर 1,000 करोड़ का लोन है। तो अब आप कंपेयर करके देखिए दोनों को कि ITC में 65,000 करोड़ वाले आदमी ने केवल 200 करोड़ का लोन लिया, और यहाँ पे जो 8,000 करोड़ का आदमी है उसने 1,000 करोड़ का लोन लिया। कौन सा बेटर है? किसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है बताइए? ITC की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख देखिए लोन को ना, आपको जो ओनर की जो वेल्थ है, जो ओनर का इन्वेस्टमेंट है, उसके रिस्पेक्ट में देखना होता है कि वो कितने परसेंट है। उसको देखने का एक क्राइटेरिया उसे कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। वो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा, निकाल के दिया होता है। यहाँ देखिए आपको मिलेगा डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ देखिए ये है, देखिए 0.02, यहाँ पे 12% का लोन है। इसका सिंपल सा मतलब है ओनर की जितना पैसा लगा हुआ है उसका 12% लोन है। 12.012 का मतलब होता है 12%। लेकिन यहीं पे जब मैं देखता हूं ITC, अब देखिए ITC में जो लोन है वो 0.00, क्योंकि वो 0.0001 या 0 वो थर्ड डिजिट पे जा रहा होगा, तो वो कैलकुलेशन ने कैलकुलेट नहीं किया, वो ना के बराबर है। इसलिए मैंने आपसे कहा था ये जीरो डेट कंपनी, एक तरह से लोन है ही नहीं। उसी तरह अगर मैं मान लो और देख लेता हूँ एशियन पेंट, इसमें कितना लोन है? तो इसमें देखिए इसमें करीब आपका 11% का लोन है। फिर देखिए और अच्छी कंपनी चलते हैं, रिलैक्सो देखते हैं, इसमें कितने परसेंट का लोन है ओनर के कैपिटल के हिसाब से? इसमें करीब हमारा 10% का लोन है। लेकिन अगर यहीं पे मैं चला जाता हूं, मान लो जोमेटो चला जाऊं, आप लोग कहेंगे जोमेटो को ही बार बार आप बदनाम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जोमेटो में तो इन्होंने 0 लोन कर दिया था, बिकॉज इन्होंने अभी सारा वो बाई किया था, तो इस पे तो लोन होगा नहीं। लेकिन यहाँ देखिए प्रमोटर की होल्डिंग भी देखिए ध्यान से 0 है, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी 0 है इस कंपनी में। तो ये तो कंपनी खैर किसी काम का नहीं है। अच्छा और कंपनी देखते हैं जो खराब कंपनियों में से, बताइए। अच्छा ये अभी आई थी ना बहुत सारी IPO, बताइए जरा
पेटीएम देखते हैं जरा, पेटीएम में कितना लोन है देखिए जरा। इस पे भी लोन नहीं है, इन्होंने पे कर रखा है, ये भी लोन के मामले में ठीक ठाक कंपनी है। और देखिए पारादीप फॉस्फेट सर। हाँ जी, पारादीप फॉस्फेट। अच्छा देखते हैं सर, देखिए यहाँ पे भी ये जो जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 0 हो ना, यहाँ देखिए उस कंपनियों से प्लीज दूर रहिए आप लोग। मैं बार बार कहता हूँ, जिस कंपनियों में प्रमोटर की होल्डिंग 0 होने लगे प्लीज वहां से आप दूर रहेंगे। आपको देखिए अब ये कंपनी है, इस पे 97% का लोन है। प्लीज ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ये अगर आप अच्छे इन्वेस्टर को देखेंगे ना तो वो ब्रिटानिया से एग्जिट कर रहा होगा इस समय, जबकि ब्रिटानिया एक अच्छी कंपनी है। हो सकता है कि इन्होंने वो लोन किस पर्पस से लिया है वो और डिटेल की बात है, बेसिक में आप लोग को आज के बाद बता रहा हूं। तो देखिए इसके ऊपर लोन कितना है 90, देखिए कैसे पता चला है, ऊपर मैंने देखा, यहाँ देखिए कंपनी की जो शेयर वो है, बैलेंस शीट में मैं जाता हूं, देखिए ध्यान से, ओनर का जो पैसा है वो करीब करीब 2500 करोड़ से, देखिए 2534 प्लस 24, ये दोनों को मिला के बनता है ओनर का पैसा, करीब 2500 करोड़ है। और 2400 करोड़ का इसके ऊपर लोन है, यानी जितना ओनर ने लगा रखा उतना ही लोन है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। 2% 4%, सिंपल सी बात है। आप अपने घर में देखिए कि आपकी वर्थ है 5 करोड़ की और आपने 4 करोड़ का लोन ले रखा है यार, तो आप हर महीने ईएमआई देने में ही परेशान रहे। और अगर आपकी वर्थ है 5 करोड़ की और आपके ऊपर 5 लाख का लोन है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है आप दे देंगे उसको, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि लोन जिस कंपनी में ज्यादा होता है वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाती। मैं नहीं कहता कि वो डूब जाएगी, भाग जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? आप सिंपल एग्जांपल लो, आपने घर पे लोन ले रखा है, तो आपके घर में जब ईएमआई आती है ना, जब पैसा आता है, सैलरी आती है कहीं से, तो सबसे पहले टेंशन होती है ईएमआई दो। ईएमआई देने के बाद और टेंशन होती है यार कहीं से पैसा आए तो यार किसी तरह लोन चुकाओ। आप लोन को चुकाने में लग जाते हैं, आप ग्रोथ नहीं। सपोज दूसरा पर्सन जिसके पास लोन नहीं है तो उसके पास अगर कहीं से पैसा आएगा तो नया प्लॉट खरीदूं, नया ये करूं, तो वो अपना ग्रोथ करेगा। ग्रोथ वही करेगा क्योंकि जिसके पास लोन होगी वो तो पहले लोन चुकाने में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितना भी है उस लोन को पूरा करने में उसका टाइम निकल जाता, तो उतने साल तक तो ग्रोथ नहीं होगा। और जब तक कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी तब तक आपके पैसे नहीं बनेंगे। पैसे तभी बनेंगे जब कंपनी की ग्रोथ होगी। तो आपको ग्रोथ स्टॉक ढूंढना है, तो इसलिए कोशिश करिए कि कंपनी की जो लोन है वो ना हो, है तो वो ना के बराबर हो या रिड्यूसिंग हो। 1000 करोड़ से 800 करोड़, 800 करोड़ से 600 करोड़, 600 करोड़ ऐसे रिड्यूसिंग है तो वो कंपनियां अच्छी होती है। मैं पूरे चीज को रिपीट कर रहा हूं, अच्छी कंपनियों की कुछ चीजें बताई। मैंने कहा पहला चीज आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हो, दूसरा आरओसी जो है हाई हो, आरओई जो है हाई हो, प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 50% के ऊपर हो एक्सेप्ट इन द बैंक्स, प्लेज परसेंटेज 0 हो, डेट जो है कंपनी के ऊपर लोन जो हो ना के बराबर हो या ना हो तो बहुत अच्छी बात है, जो रेवेन्यू ग्रोथ हो, सेल्स की जो ग्रोथ है वो कम से कम 3 साल में 10 गुना हुई हो, 10 years। हाँ, और जो सेल्स की ग्रोथ है, जो प्रॉफिट की ग्रोथ है सॉरी, वो भी कम से कम आपकी 3 times in 10 year हुई है। अगर इस क्राइटेरिया पे आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो इससे आप एक पूल बनाइए कि भाई ये मेरी 50 कंपनियां निकल के आती हैं या ये मेरी 100 कंपनियां निकल के आती हैं, इनमें मैं ट्रेड करूंगा। अब मैं अगला जो भी, मैं नहीं कह रहा ये सारी खरीद लूंगा, लेकिन मैं इन्हीं में, इसके बियॉन्ड जितनी कंपनियां निकल गई उसको तो मैं देखूंगा। तो सबसे पहले जो 6500 7000 कंपनियां हैं उसमें से रिजेक्ट करिए, रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये। अब बची हुई जो है उसमें से आपको चूज करना, आगे का काम अगले करें, लेकिन वो पहला आपका पूल बनना जरूरी है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस प्लीज? पहले एक चीज बताइए, आप लोग का जो एक्सपेक्टेशन है, आपने इस क्लासेस को ज्वाइन किया, कुछ आपको समझ में आया या कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो बताइए आप लोग। एनीथिंग? बहुत अच्छा था, बहुत वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा था सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स प्लीज? It was simple and sweet सर, सब कुछ समझ में आया। तो मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में शेयर मार्केट समझाऊं। देखिए शेयर मार्केट बहुत लोग समझाते हैं, मैंने बहुत देखे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूं लेमैन की लैंग्वेज में आपको शेयर मार्केट समझाऊं, ये मेरा एक मतलब ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहता हूं कोई भी बैठा हो सामने उसको मैं शेयर मार्केट, मेरी वाइफ को मैंने शेयर मार्केट समझा दिया तो मैं समझता हूं मैं सबको समझा सकता हूँ। तो मैं लेमैन की लैंग्वेज में शेयर मार्केट समझाने की कोशिश करता हूँ। बताइए।
और सर कोई जो आपने ये 7-8 पॉइंट्स बताए हैं, इसमें क्या मतलब देखना है, मतलब ये 7 के 7 देखना है या अगर 5-6 भी हो तब मैम भी देखिए चलेगा, ये, कैसे हाँ करना ये है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो टीचर्स हैं वो बड़े आसान से समझ में आएंगे। जब हम स्कूल में हेड बॉय या हेड गर्ल ढूंढते हैं तो हम क्या देखते हैं? लड़का स्मार्ट हो, लंबा हो, अच्छी इंग्लिश बोलता हो, पेरेंट्स भी कोऑपरेटिव है, संडे के दिन अगर स्कूल में हम कोई प्रोग्राम कर दें तो उस दिन भी वो आ जाए। इस क्राइटेरिया पे हम हेड बॉय डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। समझन सर सही है या नहीं है? Yes, sir. ऐसे ही करते हैं। Yes, लेकिन sir. जब हम एक्चुअल डिसाइड करने जाते हैं तो उसमें से पता चलता है कोई बच्चा ऐसा है जो साइंस वाला हो, फिट जी ज्वाइन कर रखा है, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा है, वो संडे को नहीं आ सकता, वो कई बार कहता नहीं मैम एनुअल फंक्शन है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो देखिए हम चाहते हैं दिस शुड बी द बेस्ट। उसमें जहां पे आपको मैक्सिमम, जो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए, जिस कंपनी में 7 के 7 मिल जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना ज्यादा अच्छा मिले, जैसे आप अपने बेटी के लिए दूल्हा ढूंढते हो, मैं तो बार बार कहता हूँ, तो आप क्या ढूंढते हो? उसके मम्मी पापा भी अच्छे हो, सैलरी भी अच्छी हो, स्मार्ट भी हो, बाल भी पूरे हो, ऐसे उड़े ना हो मेरे जैसे। तो ये सब देख के आप लड़का ढूंढते हो। लेकिन फिर देखते हो अच्छा ये सरकारी नौकरी में अच्छा है, चलो थोड़ा सा सांवला है, चलो कर देते हैं, कोई बात। तो दैट इज, तो वही बात है कि आप कोशिश करेंगे इनमें से जितने अच्छाई मिल जाए उतनी अच्छी बात। दैट इज द पॉइंट मैम। आपको समझ में आ गई मैम जो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन? जी मैंने जी पूछ किया। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर पर इसमें जो सर तब भी एक बता दीजिए, सॉरी, तब भी बोलिए एक बोलिए बार सर। बता दीजिए कि मतलब सिर्फ 5 या 6, मतलब उसके नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नीचे नहीं ना मैम। ही मैं तो जाएं। ये कहूंगा कि हाँ। पहले, जब पहली इन्वेस्टमेंट करो, दूसरी इन्वेस्टमेंट करो, तो कोशिश करो कि साथ के साथ मिले जहां, वो यहाँ लगाओ ना। देखिए अच्छा पहले अच्छा, वो ठीक कंपनियां ढूंढे जहां साथ के साथ चीज मिले, तो वो यहाँ लगे। ठीक है। ठीक है, आपके पास इतने पैसे नहीं है जितने कि आप चलो जी ये 7 वाले में सब लगा जी दिया, अब जी 6 वाले में लगाओ, अब 6 वाले हो गए, चलो इतने पैसे नहीं है आपके पास, मेरे पास भी नहीं है, डोंट जी वरी। जी जी। ठीक है, नरेंद्र जी आप कुछ बोल रहे थे? सर ये जो प्लेज परसेंटेज है, हाँ जिसका 0 है तो बेटर है। 0 है तो बेटर भाई। ये देखिए लोन नहीं है कंपनी पे तो प्लेज परसेंटेज तो ऐसे 0 हो जाएगा। अब लोन है लेकिन बिना प्लेज किए मुझे लोन मिल गया, मैं लोन बैंक में मांगने गया तो उसने मेरा नाम देखा, सुनील त्रिपाठी आए, दे दो इनको इतना लोन सैंक्शन। लेकिन कोई XYZ गया, कहता अच्छा लोन चाहिए, अपने शेयर गिरवी रखो तब दूंगा। तो वो ना, दैट मींस उसका इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है उस पर्सन की। नहीं है तो सही, लेकिन हम इसको कितना मैक्सिमम ले सकते हैं? सर कोशिश करो ना, आप पहले 0 वाले से स्टार्ट करो ना सर, मैक्सिमम ठीक है, वाले। 0 इसका हाँ, सारे कोशिश चीज करो देख ना लिया। जहाँ प्लेज परसेंटेज। देखिए क्या आपके पास इतना पैसा है कि 0 वाली सारी खरीद ली कंपनियां, सर अब पैसा और बच गया, बताओ कहाँ लगा? क्या वो सिचुएशन है आपके पास? वो तो ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ तो ढूंढो लेकिन कोशिश। हाँ 0 वाली बहुत है सर, 0 वाली कंपनियों में पैसा लगाने शुरू करोगे तो आपका पैसा तो एक ही कंपनी में खत्म हो जाएगा सर। 0 मिल जाएगा, लेकिन बाकी क्राइटेरिया तो वो तो 6 को 6 मिलना जरूरी है ना। हाँ तो ये देखो ना, जैसे मान लो, सिखाऊंगा जैसे ये सर, एक एशियन वो भी पेंट सिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा कि कैसे मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्राइटेरिया कहाँ मैच करते हैं, सिखाऊंगा, डोंट वरी। जैसे एशियन पेंट देख रहे थे, हाँ। उसका क्राइटेरिया मेरे ख्याल से सारे ठीक आ रहा था, वो प्रॉफिट भी मैच कर रहा था, उसका शेयर होल्डर वो भी मैच कर रहा था, सेल्स भी मैच कर रहा था, लेकिन प्लेज मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा है। ज्यादा है, मुझे पता है। हाँ तो मैंने आपको अभी थोड़ी बेसिकली देर उसको पहले कहा अवॉइड ना, करना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया ना कि थोड़ा सा सांवला लड़का हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब में है, मम्मी पापा भी अच्छे हैं, एसेट भी अच्छी है, तो शादी कर देते हैं बेटी की। बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो मतलब वो क्राइटेरिया भी इसके साथ रख के चलना पड़ेगा। हाँ तो वही है ना कि थोड़ी थोड़ी चीजें और देखती है कि अगर बाकी चीजें बहुत, अब मान लो TCS में जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं ऐसा है, IAS ऑफिसर है, तब थोड़ा देखेंगे लड़का सांवला है चलो इसको। तब एशियन पेंट की अगर आप देखोगे, मैंने आपको दिखाया कि जो ग्रोथ है, रेवेन्यू का ग्रोथ है, जो सेल्स का ग्रोथ है, जो डिविडेंड है, जो ROC है, वो इतना अच्छा है कि वो प्लेस थोड़ा बहुत कर रखा है तो मैग्नीफाई हो जाता है। मतलब ये एक पॉइंट हम माइंड में रखना जरूरी है। हाँ ये ना कुछ चीजें होंगी सर, कुछ चीजें जब आप करते करते ना वो आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, इस बात को हम यहाँ इग्नोर कर सकते हैं इस अब जैसे मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ, आप देखेंगे बाटा है, बाटा का पिछले साल का ROC माइनस में है, लेकिन बाटा बहुत अच्छी कंपनी है। अब आपको सोचना है कि बाटा पिछले 10 साल से ROC भी अच्छा था, कंपनी भी अच्छी, सब कुछ अच्छा है। हाँ जी कोरोना आ गया, कोई ऑफिस गया ही नहीं, ऑफिस सूट बिके ही नहीं, जो पिछले ब्लैक सूट है वो स्टोर रूम में पड़े हुए, किसी ने पहना नहीं, नीचे हाफ पैंट पहन के क्लासेस ले ली ऑनलाइन, तो बाटा के सूट नहीं बिके, स्टोर खुले नहीं। तो ये चीजें ना समझनी पड़ेंगी थोड़ा सा, तो वो सिचुएशन के हिसाब से हो गया, तो वो थोड़ा करते करते एनालिसिस करते करते हो जाएगा। बेसिक चीजें पहले हमें समझ में आ जाती है, तो फिर हमारा एक्सपीरियंस काम आता है सर। क्या होता है एक टाइम के बाद फिर एक्सपीरियंस काम आता है बेसिक के बाद। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर हम लोग
सर हम लोग इन पॉइंट्स के बेस पर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वी शुड नहीं, अभी कुछ नहीं करना, किसी को इन्वेस्ट नहीं करना 6 क्लासेस से पहले। पहला इन्वेस्टमेंट मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। यस सर। ठीक है, जो पहले सीखेंगे फिर कमाएंगे सर, साथ कमाएंगे सर, डोंट वरी। यस सर, यस सर। सर मिनिमम कितना? आप लोग को एक चीज मैं सबको बता देता हूं, इंडिया के इक्विटी मार्केट का स्वर्णिम युग आ रहा है अगले 25 साल। अगले 25 साल में इंडिया के इक्विटी मार्केट में वो होने वाला है जो पिछले 25 साल में चाइना के इक्विटी मार्केट में हुआ, जो 25 साल पहले जापान के इक्विटी मार्केट में हुआ था, जो 30 साल पहले यूएस के इक्विटी मार्केट में हुआ था। आप ग्रोथ देख लीजिएगा, वो अगले 25 साल में इंडिया के इक्विटी मार्केट में होने वाला है। तो अगर आप में से कोई भी अब इक्विटी मार्केट में आया है तो समझ लीजिए आप बेस्ट टाइम पे इक्विटी मार्केट में आए हैं। मैं बेस्ट टाइम पे नहीं आया, मैं 20 साल पहले आया था। 20 साल में वो ग्रोथ नहीं आई है जो अगले 25 साल में आने वाली है। अगले 25 साल में इंडिया का इक्विटी मार्केट इतने तगड़ी तरीके से ग्रोथ होने वाला है, वो आप समझ नहीं सकते। मैं बताऊंगा आप लोगों को क्लासेस के थ्रू, आप समझ में आ जाएगा बहुत तेजी से। तो इसलिए इस टाइम को यूज कीजिए, आप अपने आप को लकी समझिए कि आप बेस्ट टाइम में इक्विटी मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं, बेस्ट टाइम। एनी अदर क्वेश्चन? सर मुझे ये बता दीजिए कि हम मतलब कितना % अपना इनकम का इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए मैम, सिंपल सा एक रूल है, हर इंसान को अपने इनकम का मिनिमम 30% सेविंग करनी चाहिए। अगर आप 30% आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में जाके दिक्कत आनी ही आनी है। ये एक बेसिक रूल है। आप अपने जीवन में 30% टाइम रिटायर होने के बाद जीते हैं, 60 साल के बाद। देखिए 25 साल से लेके 60 साल तक आप काम करते हैं, 60 साल से लेके 70, 75, 80 तक आप बिना काम किए, तो दैट इज अप्रोक्स 30% ऑफ योर लाइफ। 30%, तो 30% सेविंग करनी है, सिंपल सा रूल है। तो जो भी आपकी मंथली इनकम है, जो भी आपकी एनुअल इनकम है, उसका 30% आपको सेव करना है। ये देखिए, अगर आप कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा कर पा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फाइनेंशियली फ्यूचर में जाकर रिटायरमेंट के बाद। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी, पक्का आएगी। अनलेस अनटिल कि आपका बच्चा वगैरह कोई बहुत अच्छा हो जाए और वो आपको सपोर्ट करने लगे, वो अलग बात है। लेकिन हमें उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हम जो भी अर्न कर रहे हैं उसका 30% मिनिमम सेव करें, क्योंकि फ्यूचर का कुछ नहीं पता। सर डीमैट अकाउंट के बारे में बताइए सर, कैसे खोलते हैं और क्या अकाउंट जिसको खोलना है, प्लीज मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ, प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस डिस्काउंट ब्रोकर्स जो आपको ऐप वैप डाउनलोड करवा के और उससे करवाते हैं। उन सब चक्करों में मत पड़िए। जिसने कार्वी का केस देखा है, जिसने IFS का केस देखा है, वो अच्छी तरह जानता है। मैं तो देखो 20 साल से हूँ। प्लीज अच्छे बैंक में खुलवाइए अगर आपका है, अदरवाइज एनी इंस्टीट्यूशन विच इज गवर्न्ड बाय सेबी से रजिस्टर्ड है उससे खुलवाइए। किसी को खोलना होगा मुझे भेज देना अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कल आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा अच्छी जगह, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, मैंने खोल रखा है, वहीं आपका भी खुल जाएगा। मेरे ऑफिस से आपके पास फोन आ जाएगा, आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। सर shall we open it in our own commercial bank, our own बैंक अकाउंट है? हाँ, अगर आपका कुछ, देखिए जैसे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI है, इन सब में कहीं खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेबी की रजिस्टर्ड कंपनी है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, एंजल वन है, इनमें कोई ये जो ऐप वेब लोग डाउनलोड कर लेते हैं ना आजकल, ग्रो कर लिया तो पता चले वो कौन सा है आजकल बड़ा चल रहा है, जरोदा कर लिया, तो प्लीज इन सब चक्करों में मत पड़िए। फ्यूचर आप जिस दिन ये गायब होंगे ना, आप ढूंढते रह जाओगे। ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लोग 10-10 लाख रुपए लगा देते हैं 100 रुपए कमीशन बचाने के लिए। मेरे 10 लाख रुपए लगा दिया जी, क्यों? और 100 रुपए कमीशन बचाने के लिए कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कल को वो ऐप गायब, आदमी गायब, कौन है कहां? मैं तो सिंपल कहता हूँ, मेरा ICICI डायरेक्ट में मान लो अकाउंट है और मेरा मोतीलाल ओसवाल में, मेरे 2 जगह अकाउंट है, मैं 2 में रखता हूँ, एक जगह इन्वेस्टमेंट, एक जगह ट्रेड। मेरा अगर कल को कुछ होता है तो मैं ICICI के बैंक में जाके या मोतीलाल ओसवाल के ऑफिस में जाके बैठ के बात करूंगा, भाई आपने कर लिया जरोडा डाउनलोड, कल को कुछ होता है जाओगे कहाँ, किससे मिलोगे? आप मुझे उस पर्सन का नाम बता दिए, उस ऑफिस का नाम बताइए, कहीं देखा है? ढूंढते रह जाओगे। तो प्लीज इन सब चक्करों में मत पड़िए। मैं फिर बता रहा हूं, हो सकता है कि परेशान होने के बाद 6 महीने 1 साल के बाद गवर्नमेंट इंटरवीन करे, ये करे, वो करे, ईडी वीडी आके आपका पैसा मिल जाए, लेकिन वो 1 साल जो आप मेंटल टॉर्चर में जाओगे, वो आप सोच नहीं सकते हो कितना होगा। जिन लोगों ने वो 1% इंटरेस्ट बचाने के लिए, 1% एक्स्ट्रा लेने के लिए
वो एक कोऑपरेटिव बैंक था मुंबई में, वहां अकाउंट खोला, उनकी बेटियों की शादियां थी और वो पैसे नहीं मिले उनको। मान लो बाद में आरबीआई इंटरवीन करके ये करके 6 साल बाद 4 साल बाद उनको पैसे मिल भी जाए, तो बताओ उस पैसे का क्या फायदा? जिस पर्पज से आपने पैसे रखे हैं वो पर्पज ना में हो सॉल्व, आप मेंटल टॉर्चर में चले जाएं, तो प्लीज ऐसे काम लाइफ में मत करिए। थोड़ा कम इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लालच में मत करिए। लालच अगर आपने देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े धोखे होते हैं ना, जिसे कहते हैं स्कैम्स होते हैं, वो सारे के सारे लालच से होते हैं। स्टार्ट वहीं से होता है, एक लालच होगा, एज कंपेयर टू अदर्स आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट को लेने के चक्कर में हम ज्यादा अपना नुकसान कर देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बैंक है हमारे इंडिया में, आरबीआई गवर्न करती है, उनमें कहीं भी डीमैट खुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी जिसकी सर्विसेज आपको अच्छी लगती है, करवा लीजिए, लेकिन डू नॉट गो टू दिस एप्स एंड ऑल, वो सब आपको एक दिन नुकसान करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा मुझे आप लोगों से। हर ट्यूसडे एंड हर थर्सडे को हम क्लास लेंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज हम डिसकंटिन्यू करते हैं। सर एक क्वेश्चन और था। फॉरवर्ड। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू।